अध्याय 391 सदमा, क्रोध, भक्ति। अगली सुबह रोडोवा मिलिट्री अकादमी, सु यांग का छात्रावास कक्ष। सु यांग अपने सामने रखे स्कूल के अखबार को घूर रहा था, जिसकी घुमावदार हेडलाइन एक ऐसे घाव की तरह धड़क रही थी जिसे वह भर नहीं पा रहा था। लियो स्काईशेड, पंथ का पुष्ट सदस्य 700 मिलियन एमपी का इनाम घोषित, देखते ही गोली मार दे। उसने इसे दर्जनों बार पढ़ा था, लेकिन चाहे कितनी ही बार वे शब्द उसके सामने आए हो, उसका मन उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। नहीं नहीं, यह सही नहीं है, वो फुसफुसाते हुए अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसकी मुठियां इतनी कसकर भींची हुई थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ रहे थे। वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो दर्पण के सामने रुक गया और अपनी परछाई को घूरने लगा, जिसकी आंखें लाल थीं, सांसें तेज चल रही थी और गर्दन की नसें फड़क रही थीं। लियो, जो खून के रिश्ते को छोड़कर हर मायने में उसका भाई था। लियो, वो लड़का जो अकादमी में उनके सबसे बुरे दिनों के दौरान उनका साथी था। लियो, वो गद्दार जिसने अब दुष्ट पंथ का साथ दे दिया था। उसके मन में विचारों का तूफान उमड़ पड़ा, साथ में प्रशिक्षण लेने, साथ में खून बहाने, हंसने, बहस करने, जीत के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की हजारों यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। लेकिन अचानक वे सब कलंकित महसूस होने लगी, मानो उस एक शब्द ने उन्हें फिर से लिख दिया हो, गद्दार। क्या मैं ही इतने समय से मूर्ख था? वो कुर्सी पर धंसते हुए, सिर पकड़ते हुए बुदबुदाया। क्या हमारी दोस्ती का उसके लिए कभी कोई मतलब ही नहीं था? वो अपने बिस्तर के ऊपर लगी तस्वीर को घूर रहा था, सर्किट जीतने के बाद ली गई टीम की तस्वीर। सु यांग और लियो बीच में खड़े थे, मुठियां उठाए हुए, ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे वे अजेय हों। अब तो यह एक मजाक जैसा लगने लगा, क्योंकि सु यांग की सांसें भारी और अनियमित होती जा रही थीं। वर्षों में पहली बार उसकी आभा अस्थिर हो गई। उसकी भावनाएं बेकाबू होने के कारण वो अनियमित रूप से झिलमिलाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए, चिल्लाए या कुछ तोड़ फोड़ दे, क्योंकि चाहे कोई कुछ भी कहे, लियो उसके लिए सिर्फ एक साथी खिलाड़ी नहीं था। वो उसका प्रतिद्वंदी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके जैसा वो बनना चाहता था और जिसे पीछे छोड़ना चाहता था। लेकिन अब जब उसके प्रतिद्वंदी ने एक बुरा मोड़ ले लिया था, तो उसे ये भी नहीं पता था कि अब किसका पीछा करना है। ग्रह टेरा नोवा, विद्रोह संघ का मुख्यालय, कैओसब्रिंगर का कार्यालय। कैओसब्रिंगर अपनी डेस्क के किनारे पर पैर मोड़कर बैठा था और अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए टीवी पर लियो के भयावह रूप में बदलने का सुबह का प्रसारण देख रहा था। तुम्हें लगता है कि अगले 7 दिनों के भीतर लॉर्ड बॉस को ढूंढकर मार दिया जाएगा? सच में? क्या तुम काम पर आते समय अपना दिमाग घर पर ही छोड़ आए हो? मैं जिस लॉर्ड बॉस को जानता हूँ, वह तो अजेय है, उसे पकड़ना नामुमकिन है, चार्ल्स ने हल्के लहजे में कहा, क्योंकि सु यांग के विपरीत वो इस खबर से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ था। ब्रह्मांड की लियो के प्रति धारणा उसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी, क्योंकि चाहे ब्रह्मांड उससे प्यार करे या नफरत करे, कैओसब्रिंगर का उस पर विश्वास एक जैसा ही बना रहा। इतना बड़ा इनाम कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे स्वामी पर 700 मिलियन का इनाम रखना तो उचित है, लेकिन निष्पक्षता से देखा जाए तो ये कम से कम 1 अरब से अधिक होना चाहिए था, कैओसब्रिंगर ने सुझाव दिया, क्योंकि समाचार में जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वो ये थी कि उसके स्वामी के सिर पर रखा गया इनाम उनके रुतबे के अनुरूप नहीं था। खैर, अब समय आ गया है कि गिल्ड के बाकी बेवकूफों को बता दें कि हम अब सही गुट का समर्थन नहीं करते, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और शान से खड़ा हो गया। उसके लंबे नाखून उसके ऑफिस की रोशनी में फिर से चमकने लगे, क्योंकि अब उसे जीवन में एक बार फिर से एक मकसद मिल गया था। वो इतराते हुए गिल्ड हॉल में चला गया, जहां दर्जनों विद्रोहियों के सदस्य प्रसारण के आसपास इकट्ठा थे और खबरों के बारे में अनौपचारिक रूप से फुसफुसा रहे थे। उनमें से किसी को भी यह पता नहीं था कि लियो स्काईशेड ही वह लॉर्ड बॉस था जिसे वे सभी प्यार करते थे और पूछते थे, और इसलिए उन्होंने उसके अंधेरे पक्ष में जाने के बारे में महज एक मनोरंजक खबर के रूप में बात की, जिसका उन पर व्यक्तिगत स्तर पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि कैओसब्रिंगर के आने के बाद सब कुछ बदल गया। अरे यार, बेवकूफों, कैओसब्रिंगर इतनी जोर से चिल्लाया कि कमरा तुरंत शांत हो गया। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। आज से हम सब दुष्ट पंथ के लिए काम करेंगे। आपने सही सुना, धर्मी गुट भाड़ में जाए। उन्होंने हमारे लिए कभी क्या किया है? उन्होंने बड़ी स्क्रीन पर दिख रहे लियो के होलोग्राम की ओर इशारा किया। वो आदमी, वही तो लॉर्ड बॉस की असली पहचान है, जो अपने शानदार मुखौटे के पीछे छिपा है। तो अगर नेक गुट उसे गद्दार कहने की हिम्मत करे तो? उसने अपनी बीच वाली उंगली छत की ओर उठाई। तब हम भी गद्दार कहलाएंगे। एक विराम। आज से हम राज्य के दुश्मन हैं। गिल्ड हॉल में तुरंत कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबने सिर हिलाना शुरू कर दिया। आंखें तेज हो गईं और जयकारे गूंजने लगे। धार्मिक गुट को धिक्कार है, हम लॉर्ड बॉस के साथ हैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लॉर्ड बॉस सर्किट चैंपियन है। वो कमाल के हैं।
लॉर्ड बॉस की कीमत 700 मिलियन एमपी है, वो तो कमाल के हैं। एक एक करके गिल्ड के सदस्य अपना मानसिक संतुलन खोने लगे, क्योंकि कैओसब्रिंगर के नेतृत्व में उन्होंने पलक झपकते ही धर्मी गुट का समर्थन करने से दुष्ट पंथ का समर्थन करने की ओर रुख कर लिया। और भी कैओसब्रिंगर ने चिल्लाते हुए जश्न को रोक दिया। गिल्ड मुख्यालय के बाहर धर्मी गुट को धिक्कार है, जैसे शब्द जोर से मत बोलो, हम अभी भी उनके बीच रहते हैं, इसलिए इसे अपने दिल में ही रखो, कैओसब्रिंगर ने याद दिलाया, क्योंकि उसे गिल्ड के मूर्खों पर जरा भी भरोसा नहीं था कि वे सार्वजनिक रूप से अपने विचार अपने तक ही रखेंगे। इस बीच मुफैन, लियो की ही तरह मुफैन भी 12वें एल्डर के साथ अपनी आखिरी बातचीत समाप्त होने के कुछ ही मिनट बाद ग्रह तिथिया के लिए रवाना हो गई थी। वो भली भांति जानती थी कि लियो के साथ उसके संबंध इतने गहरे और सार्वजनिक रूप से ज्ञात थे कि एक पंथ के कार्यकर्ता के रूप में उसकी पहचान उजागर होने पर उसे देशद्रोही करार दिए जाने से बचना असंभव था। इसलिए अपनी सभी प्रिय चीजों को समेटने के बाद उसने मु कबीले के नियंत्रण वाले उस ग्रह को छोड़ दिया जहां वह रह रही थी और ग्रह तिथिया के लिए रवाना हो गई, पंथ में स्थायी रूप से शामिल होने के लिए तैयार। तो एक धर्मी गुट के नागरिक के रूप में हमारा जीवन अब समाप्त होने वाला है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और गैलेक्सी नेट फोरम पर लियो के बारे में ऑनलाइन लेखों की अंतहीन धारा को स्क्रॉल करती रही, क्योंकि अब तक आम जनता के बीच अरबों षड्यंत्र सिद्धांत फैलने शुरू हो चुके थे। चूंकि लियो पिछले साल के अंतरतारकीय सर्किट में अपने प्रदर्शन के कारण आकाशगंगा में एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति था, इसलिए उसके विश्वासघात का बोझ और भी अधिक भारी पड़ा था। हालांकि सार्वभौमिक सरकार से असंतुष्ट कई व्यक्ति नियमित रूप से दुष्ट पंथ में शामिल हो जाते थे, लेकिन उनमें से कोई भी लियो जितना लोकप्रिय नहीं था, जो सचमुच का सुनहरा लड़का था और जिसे सितारों भर के किशोरों द्वारा पूजा जाता था। इस मौजूदा स्थिति के कारण लियो के सिर पर रखा गया 700 मिलियन एमपी का इनाम महज एक अतिरिक्त बोनस जैसा लग रहा था, क्योंकि कई यश के भूखे लोगों की नजरों में असली इनाम वह प्रसिद्धि और पहचान थी जो उन्हें ऐसे कुख्यात पंथ के संचालक को मार गिराने पर मिल सकती थी। वर्तमान में ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो उसके सिर कटे शव की तस्वीर को अपने निजी चैट समूहों में साझा होते देखना चाहता था, क्योंकि वे उसे पक्ष बदलने और उनके प्यार और प्रशंसा को धोखा देने के लिए दंडित होते देखना चाहते थे। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपने न्यायप्रिय गुट से वो सब कुछ सीख लिया होगा जो आपको सीखने की जरूरत थी, जब तक आप सीख सकते थे, क्योंकि तुम्हें उनके समूह में कभी वापस आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यहां तक कि लाश बनने के बाद भी। फैन ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की। उसके होठों पर एक चिंतित मुस्कान आ गई जिसने उसकी छाती में दबी हुई बेचैनी को छुपा दिया। अध्याय 392, क्रोधित राजनेता। 12वें एल्डर के दृष्टिकोण से ग्रह तिथिया। 12वें एल्डर को डकैती करने वाली टीम से यह खुशखबरी मिलने का बेसब्री से इंतजार था कि उन्होंने सफलतापूर्वक स्क्रॉल प्राप्त कर लिया है। आखिर क्या गलत हो सकता है, उन्हें तिजोरी तक पहुंच की गारंटी प्राप्त थी और बाहर निकलने का एक सुरक्षित रास्ता। यह मिशन जितना आसान हो सकता था उतना ही आसान था, और नॉयर को विश्वास नहीं था कि जेडन या उसकी टीम इसे बिगाड़ देगी। वाह, मुझे आश्चर्य है कि वे स्क्रॉल के अलावा कितना अतिरिक्त सामान ले जा रहे हैं। कम से कम 10 अरब एमपी के बराबर तो होगा ही, नॉयर ने उत्साह से सोचा, क्योंकि वह वास्तव में अपने खजाने को भरने और ग्रह वोर्थास पर कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए बेताब था। भनभनाहट बज़्ज़ उनके निजी संचार यंत्र में कंपन हुआ और उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया। जेडिन, तुमने वापस कॉल किया, उम्मीद है सब ठीक रहा होगा, उसने फोन उठाते ही कहा। हालांकि सामने जेडेन का नहीं बल्कि ऑफिसर बेल का चेहरा था। बेल, क्या हुआ? तुम जेडेन को फोन करने के बजाय मुझे क्यों फोन कर रहे हो? क्या उसे चोट लगी है या कुछ और? नॉयर ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से उसे तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। ऑफिसर जेडेन, बेल ने कहना शुरू किया लेकिन बात पूरी नहीं कर सका। उसने कम्युनिकेशन क्रिस्टल से नजरें हटा ली, मानो वो अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रहा हो। ऑफिसर जेडेन वापस नहीं आ सके। 12वें एल्डर, हमें नहीं पता कि वो मर गए हैं या बंदी बना लिए गए हैं, लेकिन वो दुश्मन की सीमा के पीछे है, बेल ने बड़ी मुश्किल से कहा, और नॉयर का चेहरा उतर गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि वो दुश्मन की सीमा के पीछे है? मिशन का क्या हुआ? क्या तुम लोग वो दस्तावेज लेने में कामयाब हुए या नहीं? नॉयर ने घबराकर पूछा, जबकि ऑफिसर बेल शर्म से अपना सिर झुकाए खड़ा था। नहीं मेरे प्रभु, हम उस तिजोरी के अंदर मौजूद हर एक खजाने को निकालने में कामयाब रहे, सिवाय उस पांडुलिपि के। इसे सुरक्षात्मक आवरण की 7 परतों के पीछे मजबूत बनाया गया था, और हमारे पास इसे तोड़ने के लिए न तो पर्याप्त समय था और न ही उचित उपकरण थे। अधिकारी जेडन वहीं रुक गए और बाकी लोगों के भागने के दौरान उसे घर लाने की कोशिश की, लेकिन अंत में पोर्टल के ढहने से पहले वह वापस नहीं आ सके। हम फिलहाल खतरे से बाहर हैं और ग्रह तिथिया की ओर वापस जा रहे हैं, लेकिन मिशन असफल रहा है।
हमने सर्पों को लूट लिया है, लेकिन हम वो स्क्रॉल वापस नहीं ला सके, बेल ने बताया। और उसके बाद कमरे में छाई खामोशी घने कोहरे की तरह थी, जो केवल 12वें एल्डर के होठों के पीछे दांतों के भींचने की धीमी आवाज से टूट रही थी। एक पल के लिए नोएर चुप रहा, वो बस घूरता रहा। मैंने स्क्रीन पर बेल के झुके हुए सिर को, सैनिक के नजरें मिलाने से बचने के तरीके को और नुकसान की सूचना देते समय उसकी कांपती हुई आवाज को घूर कर देखा। फिर धीरे धीरे नोया अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी उंगलियां उसके होठों के सामने जुड़ गईं क्योंकि उसके दिमाग में विचार आने लगे थे। इस हार का उनके राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ा? वो पांडुलिपि ही लक्ष्य थी। इसके बिना ऑपरेशन अधूरा था। यह अक्षम्य है, लेकिन अरबों एमपी मूल्य का खजाना, वो नए भर्ती अभियानों, हथियारों के उन्नयन और यहां तक कि ग्रह वोर्थास पर रुके हुए बुनियादी ढांचे के काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। अगर वो इसे सही तरीके से पेश करता है, अगर वो इसे सर्पों के लिए एक करारी चोट के रूप में पेश करता है, तो एल्डर्स काउंसिल इसे आंशिक जीत मान सकती है। उन्हें फिर भी कुछ श्रेय मिल जाएगा, और वे अपने ग्रह के नागरिकों की सार्वजनिक निंदा से भी बच जाएंगे। शायद ये सब इतना बुरा भी नहीं है, उसने क्षण भर के लिए सोचा, लेकिन फिर उसकी नजर बेल के चेहरे पर वापस पड़ी और क्षणिक शांति गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मेज पर जोर से पटका, जिससे क्रिस्टल इंटरफेस हिंसक रूप से झिलमिला उठा और वह गुस्से से फट पड़ा। उसकी आवाज पूरे कमरे में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। तुम सब निकम्मे कायरों का झुंड हो। वो दहाड़ा, उसके हर शब्द से जहर टपक रहा था। क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें पता है कि उस पंथ के लिए उस स्क्रॉल की क्या कीमत थी? और तुमने उसे वहीं छोड़ दिया। तुमने उसे जेडेन के लिए अकेले ही छोड़ दिया क्योंकि क्या उसे तोड़ना मुश्किल था? बेल थोड़ा सहम गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। जेडेन की मौत व्यर्थ हुई। उसकी मौत से हमें मामूली चीजों के सिवा कुछ नहीं मिला, और तुम खाली हाथ लौटने की हिम्मत करते हो और इसे रिपोर्ट कहते हो। नोएर अब खड़ा हो गया और इधर उधर टहलने लगा। आपको प्रवेश की गारंटी मिली हुई थी। क्या आप जानते हैं कि यह कितना दुर्लभ है? क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि ड्रैगन कैंडिडेट को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा ताकि आपको सरपेंट्स के खजाने पर छापा मारने का यह मौका मिल सके? यह एक आदर्श मिशन था, और फिर भी आप लोगों ने इसे अविश्वसनीय रूप से बिगाड़ दिया। उसने उंगली से स्क्रीन की ओर इशारा किया। देखो तो जरा, ऐसे रूठे हो जैसे कोई पिल्ला खो दिया हो। तुमने एक मिशन में नाकामयाबी हासिल कर ली, जिसे तुम्हारी छोटी बहनें मौका मिलने पर आसानी से पूरा कर सकती थी, और अब तुम मेरी सहानुभूति चाहती हो? उसने कड़वाहट भरी हंसी हंसी और घृणा से अपना हाथ हिलाया। मुझे तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए, बेल, मुझे परिणाम चाहिए। और अगली बार, अगर अगली बार हुई भी तो बेहतर होगा कि तुम मुझे मिशन का उद्देश्य बताओगे, बहाने नहीं। वो करीब झुक गया, उसकी आवाज अब एक घातक फुसफुसाहट में बदल गई थी। अपनी निकम्मी टीम के बाकी सदस्यों को कहो कि उतरते ही रिपोर्ट करें। मुझे पूरी जानकारी चाहिए, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। और भगवान की कसम, मुझे ये बिल्कुल नहीं सुनना है कि चोरी किए गए खजाने का एक भी टुकड़ा रास्ते में खो गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही नोएर ने जबरदस्ती कनेक्शन काट दिया, स्क्रीन काली हो गई। वो कमरे के बीच में खड़ा था, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी आंखों में क्रोध और गणना का मिलाजुला उग्र भाव चमक रहा था। यह अभी खत्म नहीं हुआ था, एक लंबे शॉट के द्वारा नहीं। वो इसे अभी भी आधी जीत के रूप में पेश कर सकता है। निश्चित रूप से इस स्थिति में उनके लिए लियो को सीधे तौर पर अगला ड्रैगन घोषित करना कठिन होगा, क्योंकि यह आधी अधूरी सफलता सभी एल्डर्स को उनकी क्षमता के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि थोड़ी सहानुभूतिपूर्ण कहानी सुनाकर नोए को विश्वास था कि वो कम से कम ड्रैगन बनने की उस दौड़ में लियो को जीवित रख सकता है। अध्याय 393, उल्लास और दया। प्रथम एल्डर के दृष्टिकोण से ग्रह तिथिया। पहले एल्डर की प्रतिक्रिया 12वें एल्डर की प्रतिक्रिया के समान थी जब उन्हें पता चला कि उनकी बचाव टीम पूरी तरह से अक्षम साबित हुई है। इस विफलता से लियो स्काईशिट को अगला ड्रैगन बनाने की हमारी संभावनाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अगर एगोन वेयर आने वाले हफ्तों में फ्रॉस्टबर्न ग्रह पर वार्षिक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, तो चौथे एल्डर उसे तुरंत ड्रैगन घोषित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। पहले एल्डर ने धीरे धीरे अपनी बूढ़ी भूरी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा। लियो के साथ न्याय करने के लिए यह उसकी गलती नहीं थी, कोई भी समझदार एल्डर ये देखेगा। लेकिन दूसरी ओर, वादा तो वादा होता है। मैं अपने वचन से तब तक पीछे नहीं हट सकता जब तक मेरे पास कोई उचित कारण न हो जिसे अन्य एल्डर स्वीकार करें। उन्होंने तर्क देते हुए अपने कार्यालय में बेचैनी से इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। कुछ देर तक उसने इस मुश्किल से निकलने का रास्ता सोचने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उसे कोई आशाजनक रास्ता सूझा नहीं। खैर, इसे भूल जाओ। जब वो तिथिया पहुंच जाएगा,
तब मैं उससे आमने सामने बैठकर इस मामले को सुलझा लूंगा। प्रथम बुजुर्ग ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की और फिलहाल इस मामले को यहीं समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि लियो वैसे भी कुछ ही घंटों में तिथिया पहुंचने वाला था। इस बीच चौथे एल्डर का दृष्टिकोण ग्रह तिथिया। चौथे एल्डर के निजी कार्यालय के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह नम आंखों और हंसी से फूलते हुए सीने के साथ डकैती की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन्हें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि 12वें एल्डर की टीम कितनी घोर अक्षम साबित हुई थी। अपने विरोधियों को नष्ट करने की योजना बनाने का क्या फायदा, जब आपके विरोधी मूर्ख हैं जो खुद को ही नष्ट करने में व्यस्त है, उसने ठहाकों के बीच कहा और अपने गालों से आंसू पोंछते हुए कागज को अपनी मेज पर पटक दिया। ये सोचकर हैरानी होती है कि उस बदमाश लियो ने सच में अनुभवहीन 12वें पर भरोसा किया कि वह अपना वादा निभाएगा। उसने बनावटी सहानुभूति जताते हुए सिर हिलाते हुए फिर से हंसते हुए कहा, बेचारा लड़का, काश तुम मेरे अधीन होते। यह मिशन पूरी तरह से अंजाम दिया जाता, वो दस्तावेज अब तक पंथ के पास होता और तुम्हारा उत्थान निश्चित होता। वो खड़ा हुआ और अपने कमरे की चौड़ी खिड़की की ओर चलने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो क्षितिज की ओर निहार रहा था। लेकिन अफसोस, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने धीरे से कहा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। अब वेर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। अगला ड्रैगन बनने का रास्ता अब साफ है। जैसे जैसे उनके विचार आगे बढ़ते गए, उनकी आवाज गहरी होती गई और उसमें महत्वाकांक्षा झलकने लगी। और एक बार जब वेर ड्रैगन बन जाएगा, तो ड्रैगन को नियंत्रित करने वाला मैं होऊंगा, न कि वो बूढ़ा लॉर्ड फर्स्ट। परिषद पर मेरा ही दबदबा रहेगा। मैं, जो प्रथम पद के लिए चुनौती देने वाला सबसे युवा एल्डर बनूंगा। ये कहते हुए वह मुड़ा और अपनी डेस्क की ओर वापस चला गया और अंदर से एक क्रिस्टल कम्युनिकेटर निकाला। वह से कहो कि वह अगले 2 हफ्तों तक जी तोड़ मेहनत करे और किसी भी तरह ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंचे। उसे बता दो कि हम उसे हर तरह की मदद मुहैया कराएंगे, लेकिन उसे अगले 2 हफ्तों में ट्रांसेंडेंट टियर तक पहुंचना होगा और ड्रैगन की उपाधि निश्चित रूप से उसकी होगी, चौथे एल्डर ने कहा और अपने सहायक को अपना संदेश वेयर तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस बीच पंथ के जहाज पर लियो के दृष्टिकोण से। कलीग के जहाज पर लियो के लिए अगले 24 घंटे बहुत ही सुचारू रूप से बीते, क्योंकि उसने खाने, सोने और आराम करने के अलावा कुछ खास नहीं किया। हर कुछ घंटों में उनके लिए एक नया व्यंजन आता था, जिसमें गर्मागर्म स्वादिष्ट स्टू से लेकर खूबसूरती से सजाई गई मिठाई तक शामिल होती थी, जो देखने में इतनी सुंदर लगती थी कि उसे खाने का मन ही नहीं करता था। जहाज पर मौजूद रसोइये उनकी पसंद को संतुष्ट करने और उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जहाज के चालक दल बारी बारी से उसकी सेवा करते थे। प्रत्येक दल उसी सधी हुई विनम्रता और शांत आदर के साथ आता था। फिर भी चेहरों में बदलाव के बावजूद एक अजीब पैटर्न उभरने लगा। उसके कमरे में प्रवेश करने वाला प्रत्येक सेवक, चाहे वो किसी भी लिंग, आयु या पद का हो, एक हल्की नीली आभा से घिरा हुआ था, जिसे लियो ने संहिता से आनंद और आशा के रंग के रूप में पहचाना था। यह उनकी आंतरिक भावना की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थी। यह इस बात का प्रतिबिंब था कि वे उस पर कितना विश्वास रखते थे, मानो वे वास्तव में मानते थे कि वही उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। एक और, ये पहली बार नहीं था जब लियो ने खुद को अंधभक्ति के केंद्र में पाया था। द बॉस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, जब उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया, तो उनके अधीन हर गिल्ड सदस्य उन्हें कमोबेश एक ही नजरिए से देखता था। हालांकि उस समय परिस्थितियां अलग थीं। वह भूमिका, वह छवि, वह जिम्मेदारी, ये सब उन्होंने स्वेच्छा से चुनी थी, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया था। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यह अंतर, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न लगे, उनके लिए बहुत मायने रखता था। जब कर्मचारियों की आशा भरी निगाहें बेवजह उस पर पड़ी, तो उसे असहज महसूस हुआ। उन्हें इस बात की आदत नहीं थी कि लोग उन पर इस तरह मुस्कुराएं जैसे वे किसी अंधेरे सुरंग के अंत में रोशनी की किरण हो। वो खुद को आशा की किरण नहीं मानता था। उसने कभी ऐसा नहीं माना। मसीहा, उद्धारकर्ता, जनता के रक्षक, ये उपाधियां किसी और के लिए थीं, किसी अधिक महान व्यक्ति के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो वास्तव में शांति, एकता या तथाकथित व्यापक भलाई जैसे आदर्शों में विश्वास रखता हो। लेकिन वो नहीं, वो उन व्यक्तियों में से एक नहीं थे। वो कोई नेता नहीं थे, वो कोई प्रतीक नहीं थे, वो भविष्य के दिग्गज नहीं थे। असल में वो एक और निर्दयी योद्धा था। एक ऐसा योद्धा जो हर मुश्किल से बच निकला। एक ऐसा इंसान जो खून और आग से गुजरा था, और वह बेहद स्वार्थी भी था, जिसे अपनी ताकत और अपने परिवार की सुरक्षा के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं थी। इसलिए जब उसने इन लोगों को देखा और उनकी आंखों में उसके जीवित होने और अस्तित्व में होने मात्र के लिए कृतज्ञता की चमक देखी, मानो वे स्वयं भाग्य की उपस्थिति में आनंदित हो रहे हों, तो वो उनके लिए केवल दया ही महसूस कर सका। अफसोस की बात है कि उन्होंने इतने स्वार्थी व्यक्ति को ही अपना उद्धारकर्ता चुना था।
क्योंकि देर सवेर उन्हें यह एहसास होने ही वाला था कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने अपने सपनों की डोर टिका रखी थी वो वैसा व्यक्ति नहीं था जैसा उन्होंने उसे समझा था। खैर, निर्दोष लोगों को निराश करने में मुझे कोई खुशी नहीं होती, लियो ने सोचा, अपने बिस्तर पर पीछे की ओर झुकते हुए, जब ताज़ी पेस्ट्री की सुगंध हवा में फैल रही थी। लेकिन मैंने उन्हें यह नहीं बताया था कि मैं उनका मसीहा हूं। उसने अपने कंधे उचकाए और धीरे धीरे सांस छोड़ी, मानो उनके गलत विश्वास का बोझ उसके ऊपर से पानी की तरह पत्थर से फिसल गया हो। अगर उन्हें किसी हीरो की तलाश थी तो उन्हें उसे कहीं और ढूंढना पड़ता, क्योंकि उन्हें उनकी आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि यह बोझ उठाना उनका काम नहीं है। खटखटाहट जैसे ही वह अपनी पेस्ट्री का आनंद लेने लगा, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक ने उसके विचारों को बाधित कर दिया, क्योंकि दरवाजे पर तैनात गार्ड लैंडन ने अंदर झांककर बोलने की अनुमति का इंतजार किया। आगे बढ़ो, लियो ने कहा, और लैंडन ने उसे संक्षिप्त अभिवादन करने के बाद कहा, हम 20 मिनट में ग्रह तिथिया के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, इसलिए कृपया उससे पहले मुझे बुला लें ताकि मैं आपकी खाने की थालियां साफ कर सकूं। मेरे प्रभु, मैं नहीं चाहूंगा कि लैंडिंग के दौरान होने वाली हलचल से आपके वस्त्र गंदे हो जाएं, लैंडेन ने मासूमियत से कहा, हालांकि उसके शब्दों ने लियो को चुभन पहुंचाए। ग्रह तिथिया, उसने उलझन भरे लहजे में पूछा, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि जिस ग्रह पर उसके परिवार को बंदी बनाया गया था उसका नाम वोर्थास था। अध्याय 394, फंसा हुआ चूहा। ग्रह तिथिया। तिथिया पर उतरने का क्या मतलब है? मुझे बताया गया था कि मुझे वोर्थास ले जाया जा रहा है, लियो ने भौहें चढ़ाते हुए बिस्तर से उठते हुए गुस्से से कहा, और उसकी निगाहें लैंडेन पर टिक गईं। मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हम वोर्थास जा रहे हैं महाराज, लेकिन मैं कप्तान को तुरंत बुला लाता हूँ। हो सकता है कि उन्हें इस बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी हो, लैंडेन हकलाते हुए बोला और जल्दी से झुककर बिना अनुमति का इंतजार किए चला गया। कुछ ही देर बाद वो जहाज के कप्तान को साथ लेकर लौटा। दोनों ही अपनी तेज रफ्तार के कारण थोड़ा हौंफ रहे थे। महामहिम, कप्तान ने आदरपूर्वक कहना शुरू किया, हमें हमेशा से आपको ग्रह तिथिया ले जाने का आदेश था। हमारे पहुंचने पर 12वें स्वामी स्वयं आपका स्वागत करेंगे। वो कुछ देर रुका, मानो अपने अगले शब्दों को ध्यानपूर्वक चुन रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वोर्थास आपका गंतव्य था, लेकिन मैंने खुद हमें मिले लिखित आदेशों की दोबारा जांच की है। कमान से हमें जो भी जानकारी मिली है उसमें लगातार तिथिया को ही अंतिम बिंदु बताया गया है। लियो चुपचाप उसे देखता रहा। स्पष्टीकरण को समझने के दौरान उसका जबड़ा कस गया। कृपया धैर्य रखें, कप्तान ने थोड़ा झुकते हुए कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पहुंचते ही लॉर्ड ट्वेल्थर आपकी सभी शंकाओं को दूर कर देंगे। लियो ने एक लंबी आह भरी और अपनी नाक के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया, क्योंकि उसकी आंखों के पीछे हल्का सिरदर्द उभर रहा था। उसका एक हिस्सा भड़क उठना चाहता था, लेकिन दूसरा हिस्सा जानता था कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। वो उस पंथ से तंग आ चुका था, उनकी छलपूर्ण अधूरी सच्चाइयों और लगातार अपने लक्ष्य को बदलने से तंग आ चुका हूं। लेकिन निचले स्तर के क्रू मेंबर या फ्लाइट कैप्टन पर चिल्लाने से कुछ भी हल नहीं होगा। शायद मेरे उतरने पर मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। लियो ने हर बात के बावजूद आशावादी रहते हुए सोचा, शायद उन्हें मेरा स्वागत करने के लिए ही तिथिया लाया गया हो। दोनों व्यक्तियों को संयमित भाव से सिर हिलाकर सहमति देते हुए लियो पीछे हट गया और जहाज के नीचे उतरने की प्रतीक्षा करते हुए अपनी बाहों को मोड़ लिया। फिलहाल उन्होंने धैर्य बनाए रखने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद ग्रह तिथिया हैंगर बे विशालकाय कल जहाज धीमी गड़गड़ाहट के साथ उतरा। उसके किनारों से भाप की फुफकार निकलती हुई दिखाई दी। जैसे ही निकास द्वार चौड़े खुले, दबाव की एक लहर निकली जो धीरे धीरे हैंगर बे में फैल गई। लियो शांत कदमों से बाहर निकलने की ओर बढ़ा और दूसरी तरफ औपचारिक रूप से उसका स्वागत करने के लिए परिचारकों की एक पंक्ति को इंतजार करते हुए पाया। वे सभी हल्के रंग के वस्त्र पहने हुए थे, उनके सिर सम्मानपूर्वक झुके हुए थे, जो आदर और समारोह का एक सम्मिलित मार्ग बना रहे थे। इन सबके केंद्र में भव्य औपचारिक पोशाक पहने और अपने निजी दल से घिरे हुए स्वयं 12वें एल्डर खड़े थे। उसका चेहरा एक चिकने, भावहीन मुखौटे के पीछे छिपा हुआ था और आगे बढ़ते हुए उसने अपनी बाहें चौड़ी कर ली थीं। ये हावभाव स्पष्ट रूप से विशिष्ट अतिथि का स्वागत करने के इरादे से था। ड्रैगन कैंडिडेट लियो, हम यहाँ कल्ट ऑफ एसेंशन में आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 12वें एल्डर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी आवाज में एक शांत, अभ्यासपूर्ण गूंज थी, क्योंकि उन्होंने गले लगाने का निमंत्रण दिया। लेकिन लियो हिला तक नहीं। मेरा परिवार कहाँ है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। उसकी आंखें एक ही तीक्ष्ण दृष्टि से खाड़ी में चारों ओर घूम गईं, इस उम्मीद में कि भीड़ में उसे कोई परिचित चेहरा दिखाई दे जाए। लेकिन वहां कोई नहीं था। चेहरों से भरा होने के बावजूद हैंगर पूरी तरह से खाली सा लग रहा था,
क्योंकि उसके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ मौजूद नहीं था। मैं उचित समय पर सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अभी धैर्य रखें, 12वें बुजुर्ग ने स्थिर और भावहीन स्वर में उत्तर दिया। लेकिन लियो का धैर्य बहुत पहले ही टूट चुका था। बिना किसी झिझक के उसने अपना हथियार निकाला और उसे एल्डर की छाती पर तान दिया। तितिया की प्राकृतिक धूप में पॉलिश किया हुआ ब्लेड चमक रहा था। मुझे मिशन पूरा करने के बाद अपने परिवार से मिलने का वादा किया गया था, उसने गुस्से और दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में कहा। मेरा भाई गंभीर रूप से घायल प्रतीत हो रहा है और मैं उससे तुरंत मिलना चाहता हूं। या तो हमारे समझौते का पालन करो, अन्यथा मैं स्वयं इस जहाज को अगवा कर लूंगा और इसे सीधे वोर्थास ले जाऊंगा। लियो ने धमकी दी और हैंगर बे में माहौल तुरंत बदल गया। परिचारकों के बीच सन्नाटा छा गया। 12वें बुजुर्ग के दोनों ओर तैनात पहरेदार सहम गए, क्योंकि उनके बीच बेचैनी की लहर दौड़ गई। जहाज के रैंप पर मौजूद फ्लाइट क्रू भी एक बैठे हुए एल्डर पर ड्रैगन कैंडिडेट द्वारा हथियार तानने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। 12वें एल्डर के पीछे खड़ी मुफैन ही शांत रही। उसने धीरे से सांस छोड़ी, मानो ये टकराव उसके मन में 100 बार घटित हो चुका हो। हालांकि बढ़ते तनाव के बावजूद 12वें बुजुर्ग ने कोई भय नहीं दिखाया। लियो के खंजर को देखकर वो जरा भी नहीं हिचका और इसके बजाय दोबारा बोलने से पहले उसने हल्की सी हंसी हंसी। बच्चे, मैं एक असाधारण योद्धा हूं। अगर मैं अकेला भी खड़ा रहूं तो तुम मुझ पर एक खरोंच भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए मुझे उस खंजर से डर नहीं लगता जो तुम मेरी छाती पर ताने हुए हो, उसने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा। और अगर किसी चमत्कार से तुम मुझसे बचकर निकल भी जाओ और वोर्थास जाने वाले जहाज को अगवा कर लो, तो तुम्हें क्या हासिल होगा? फिर भी तुम्हें अपने परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि चाहे तुम मानो या न मानो, वोर्थास की देखरेख मैं ही करता हूं। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है। वो एक कदम और करीब आया। हर शब्द के साथ उसकी आवाज में वजन बढ़ता जा रहा था। अब तुम इस पंथ के दायरे में आ चुके हो। यह मेरा क्षेत्र है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां अपनी मनमर्जी कर सकते हो, तो मुझे तुम्हारा ये भ्रम दूर करने में बहुत खुशी होगी। यदि तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। लियो, इस बात को लेकर कोई गलतफहमी मत रखना। इस खेल में तुम्हारे हाथ में कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। तुम आदेशों का पालन करोगे और ठीक वही करोगे जो मैं कहूंगा, और तभी तुम अपने परिवार से मिल पाओगे। उसके शब्दों में अधिकार की झलक थी, जो किसी भी सामान्य व्यक्ति के मन में विद्रोह के विचारों को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसकी धमकियों के जवाब में लियो की अपनी तलवार पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। क्या मैं उससे मुकाबला कर सकता हूं? उसने सोचा, जैसे ही उसकी निगाहें बुजुर्ग के चारों ओर मौजूद आकृतियों पर पड़ी। हालांकि उनकी निराशा के लिए उनमें से प्रत्येक एक शांत, खतरनाक दबाव उत्सर्जित कर रहा था, क्योंकि वे सभी कम से कम उत्कृष्ट स्तर के योद्धा प्रतीत होते थे। धत तेरे की, लियो ने सोचा, क्योंकि उस पल उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हो गया था। वो यहां जीत नहीं सकता था। वो कुछ भी कर लेता, परिणाम नहीं बदल सकता था। और अगर वो किसी तरह भाग निकलने में कामयाब भी हो जाता, तो भी वो अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल पाता, जिससे अपहरण का प्रयास भी व्यर्थ हो जाता। इस मामले में सारी ताकत उस पंथ के हाथ में थी। उन्होंने उसके परिवार, उसके घर पर निगरानी रखी हुई थी और ग्रह की पूरी सुरक्षा बल उनके नियंत्रण में थी। जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बस एक फंसा हुआ चूहा था। धिक्कार है, उस कमीने ने मुझे धोखा दिया, लियो ने सोचा। हथियार को धीरे धीरे नीचे करते हुए उसका जबड़ा कस गया। ये हावभाव जानबूझकर और शांत था, हालांकि नीचे की ओर हर इंच उसे समर्पण जैसा लग रहा था, जिसे वह नफरत से स्वीकार करना चाहता था। 12वें एल्डर ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उनका मुखौटा थोड़ा सा झुक गया। ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें यहां ज्यादा देर तक नहीं रोकूंगा। मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवाने का वचन दिया था, और मैं उस वादे को पूरी तरह निभाऊंगा। उन्होंने अपने वस्त्र को शालीनता से लहराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले आपको तिथिया में कुछ निर्धारित बैठकों में शामिल होना होगा। इनमें 4 घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा, और जितनी जल्दी हम शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम इन्हें समाप्त कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप और समय बर्बाद न करें। लियो ने नाक से सांस छोड़ी और धीरे धीरे, स्थिर कदमों से और शांत अवमानना से भरे भाव से पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि उसके पीछे हैंगर के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे थे। अध्याय 395, बैठकर बातचीत करना। ग्रह तिथिया के पर्वतीय आंतरिक भाग में कहीं। जहाज से उतरने के बाद लियो को बिना कुछ कहे ले जाया गया। उसके दोनों ओर अपरिचित गार्ड खड़े थे, जिनकी आंखों में थकावट और श्रद्धा का एक अजीब मिश्रण झलक रहा था। उनके चेहरे पर सतर्कतापूर्ण सम्मान और शांत भय के बीच कहीं भाव थे, मानो वे अनिश्चित हो कि उन्हें सलाम करें या गिरफ्तार करें। 12वें बुजुर्ग व्यक्ति ठीक आगे चल रहे थे, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए और बिना कुछ कहे। उनकी चुप्पी जितनी जानबूझकर थी, उतनी ही दमनकारी भी थी। उनका मार्ग कई चौकियों से होकर गुजरता था, जिनमें से प्रत्येक पिछली चौकी से अधिक किलेबंद थी,
जहां जादुई सुरक्षा कवच, पहरेदार संरचनाएं और विशिष्ट कर्मी निगरानी कर रहे थे। अंततः वे एक होवरक्राफ्ट में सवार हुए जो मुख्य मार्ग से हटकर पहाड़ों के बीच बने एक गुप्त मार्ग में प्रवेश कर गया। तभी लियो को इस बात का एहसास होने लगा कि वे कहां जा रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके से वे गुजर रहे थे वो अब एकदम सन्नाटे में आ गया था। हर 2 दर्जन पेड़ों के बाद लियो को एक धातु के खंभे पर लगा एक नया निगरानी उपकरण दिखाई दिया। साथ ही मानव पहरेदारों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई। शायद मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, लियो ने अनुमान लगाया, क्योंकि सुरक्षा के विभिन्न स्तरों ने उसे ये स्पष्ट कर दिया था कि इस क्षेत्र से कोई भी तब तक नहीं गुजरता जब तक कि उसे ऐसा करने की अनुमति न हो। अंततः वो एक सुरम्य घाटी के सबसे निचले बिंदु पर बनी एक छोटी सी कुटिया में पहुंच गया, जो चारों ओर से ऊंची पर्वत चोटियों से घिरी हुई थी, जो एक एकांतवासी के लिए अपना जीवन बिताने के लिए आदर्श स्थान होना चाहिए था। बाहर से देखने पर यह संरचना सरल थी, सफेद पत्थर और प्राकृतिक सीमेंट से बनी यह एक शांत जगह लगती थी, जिसके पास ही शांत झरने बहते थे। हालांकि देखने में ऐसा लग रहा था कि यह किसी शांत, अत्यंत शक्तिशाली ऋषि का निवास स्थान है, लेकिन जब लियो का सामना अंततः घर के मालिक से हुआ तो वह निराश हो गया। वो मालिक एक आलीशान कपड़े पहने हुए बूढ़ा व्यक्ति था, जो ट्रांसेंडेंट टियर के 12वें एल्डर से थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। प्रथम वरिष्ठ को नमस्कार, 12वें वरिष्ठ ने अपना औपचारिक मुखौटा हटाते हुए कहा, जिससे उसके पीछे छिपी उनकी तीक्ष्ण और हिसाब किताब करने वाली आंखें दिखाई दी। दूसरा व्यक्ति, जो भूरी भौंहों और चौड़े, शांत चेहरे वाला एक बुजुर्ग था, ने जवाब में सिर हिलाया। उनकी मुद्रा सीधी, गरिमामय और पूरी तरह से शांत थी, मानो लियो के आगमन से उन्हें जरा भी उत्तेजना या घबराहट न हुई हो। नमस्कार लॉर्ड 12th, आप बिल्कुल समय पर आए हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उन दोनों को पीछे के बगीचे में अपने पीछे आने का इशारा किया, जहां वे तीनों एक छोटी सी सागौन की मेज के चारों ओर बैठ गए, जिस पर एक बहुत ही महंगा चाय का सेट रखा हुआ था। दोनों ने पहले तो कुछ नहीं कहा, एक दूसरे से नहीं, उससे भी नहीं। इसके बजाय उन्होंने कुछ निगाहों और हल्के इशारों का आदान प्रदान किया। चुपचाप संवाद करते हुए उन्होंने गर्म पानी डाला, पत्तियों को व्यवस्थित किया और कपों को धीरे से हिलाया। उनकी चाल धीमी, व्यवस्थित और सटीक थी, जो वर्षों के अभ्यास से प्राप्त समन्वय को दर्शाती थी, क्योंकि वे उन पुराने जनरलों की तरह आगे बढ़ रहे थे जिन्होंने एक साथ 100 युद्ध लड़े थे। लियो अकड़ी हुई मुद्रा में बैठा था, मेज के उस पार से उन्हें देख रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसका धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उन्हें चाय नहीं चाहिए थी, वो इस बेतुकी मीटिंग को जल्द से जल्द खत्म करके अपने परिवार से मिलने जाना चाहता था, लेकिन वे दोनों बदतमीज अपनी धीमी चाल और लंबे मौन से उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। हो गया, बूढ़े व्यक्ति ने अंततः कहा, और शांत, विनम्र मुस्कान के साथ लियो को ताजी बनी चाय का एक कप दिया। इंतजार के लिए क्षमा करें, उस व्यक्ति ने शांत और संयमित स्वर में कहा, कृपया मेरे आतिथ्य का आनंद लें। लियो ने इसे स्वीकार कर लिया, उसकी उंगलियां कप के चारों ओर लिपट गईं। उसने एक घूंट भी नहीं लिया, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं, लियो, पहले बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखते हुए अपने हाथों में चाय का प्याला लिया और धीरे से उसकी सुगंध को सूंघा। मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि मैंने आपसे आपके परिवार से मिलने से पहले मुझसे मिलने पर जोर दिया, लेकिन मुझ पर भरोसा रखें कि मुझे उम्मीद है कि आप इसे लेकर मुझसे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम इसे पीछे छोड़ दें तो हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। आगे चलकर हमें शत्रुओं की तरह नहीं बल्कि सहयोगियों की तरह काम करना सीखना होगा। एक तरह से कहें तो हम आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े रहेंगे, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस तरह की शत्रुता को जितनी जल्दी हो सके पीछे छोड़ दें। वह रुका और 12वें एल्डर को एक बार सिर हिलाकर इशारा किया, जिन्होंने अपना गला साफ किया और वहीं से बात आगे बढ़ाई। 12वें एल्डर ने सधे हुए लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि आपके मन में शंकाएं हैं, सवाल हैं और काफी निराशा भी है। हम ऐसा दिखावा नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम इन भावनाओं पर खुलकर चर्चा कर सकें, क्योंकि चाहे आप माने या न माने, इस पल से हमारा भविष्य उससे कहीं अधिक गहराई से जुड़ा हुआ है जितना आप सोच भी नहीं सकते। वो थोड़ा आगे की ओर झुका, जैसा कि आपको शायद बताया गया होगा, आपका वंश साधारण नहीं है। इस ब्रह्मांड में जन्म के बाद प्रतिभा को निखारना असंभव है। यह विरासत में मिलती है, पूर्वजों द्वारा आकार लेती है और प्रशिक्षण के माध्यम से निखरती है। मैं 10 लाख बच्चों का पिता बन सकता हूं, लेकिन उनमें से एक भी सम्राट के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाएगा। लेकिन तुम्हारा वंश, तुम्हारी विरासत अलग है। तुम अमर हत्यारे के प्रत्यक्ष वंशज हो। लियो ने बाहरी तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी चुप्पी अब निष्क्रिय नहीं रही, क्योंकि उसने ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। 12वें बुजुर्ग ने आगे कहा, हमारे पंथ की वर्तमान पीढ़ी में उस वंश से केवल कुछ ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक 7 लॉर्ड सोरोन और उनके 2 बच्चे।
एगॉन वेयर नाम का एक अनाथ लड़का, आपके पिता, आपका भाई और आप। वह रुका और इसके निहितार्थों को समझने का समय लिया। लॉर्ड सोरोन के बच्चे हालांकि होनहार हैं, लेकिन शिखर तक पहुंचने की क्षमता उनमें नहीं है। हमें लगता है कि आपके पिता और भाई की क्षमता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब है कि ड्रैगन कहलाने के लिए केवल 2 ही व्यक्ति वास्तव में योग्य हैं, एगॉन वेयर और आप। 12वें एल्डर ने यह बात समझाई, और पहले एल्डर, जो इस स्पष्टीकरण के दौरान चुप रहे थे, अंततः फिर बोले। इस बार उनकी आवाज में तीखापन था। वेयर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, बेहद प्रतिभाशाली, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वो पंथ के लोगों को सिर्फ मोहरे समझता है, औजार समझता है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और हम पंथ का भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंप सकते। प्रथम एल्डर ने लियो से आंखें मिलाते हुए और उसे तीव्र निगाहों से देखते हुए कहा, एगॉन का बुरा रवैया ही वो कारण है जिसकी वजह से हम आज यहाँ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी जगह आप अगले ड्रैगन बने। प्रथम बुजुर्ग ने कुछ देर तक उन शब्दों को मन में उतरने का समय देते हुए कहा, हम समझते हैं कि आप यश या वफादारी से प्रेरित नहीं हैं। 12वें एल्डर ने फिर से बात शुरू की, तो मुझे आपकी भाषा में बोलने दीजिए। वो मेज के उस पार और करीब झुक गया, उसकी आवाज और भी दृढ़ हो गई। ड्रैगन इस पंथ का परम योद्धा है, यह इसके लोगों की आशा है। आरोहण पंथ के भीतर 12 गुप्त तकनीकें हैं। प्रत्येक तकनीक पर एक वरिष्ठ व्यक्ति का अधिकार होता है और वो उसे संरक्षित रखता है, जो उस तकनीक को केवल अपने उत्तराधिकारी, पंथ के अगले कुलपति या ड्रैगन को ही सौंपता है। 12वें बुजुर्ग ने समझाया, केवल कुलपति या ड्रैगन को ही 12 विद्याओं को सीखने का अवसर मिलता है। लियो ने अपने मन में एक छवि बनाई। हर तकनीक एक तारामंडल में एक तारे की तरह है, व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली, लेकिन एक साथ मिलकर पूर्ण रूप से शक्तिशाली। उन्होंने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहा, यदि आपका नाम ड्रैगन रखा गया है, तो आप उन्हें विरासत में प्राप्त करेंगे। आपको सभी 12 विद्याओं में प्रशिक्षित किया जाएगा, और आप एक ऐसे परम योद्धा बनेंगे जिसका उसी स्तर पर कोई मुकाबला नहीं होगा। तुम एक अद्वितीय हत्यारे बनोगे, और तुम्हारी क्षमताएं धर्मी गुट के सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं से भी कहीं अधिक होंगी। लियो की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी दिलचस्पी अब छिपी नहीं रही। उसकी निगाहों में आया बदलाव सूक्ष्म था, लेकिन दोनों बड़ों ने इसे महसूस कर लिया। उनके लिए व्यक्तिगत शक्ति मायने रखती थी, क्योंकि यह उन चीजों में से एक थी जिसके लिए वे जीवन में सक्रिय रूप से प्रयास करते थे। प्रथम बुजुर्ग ने लगभग कोमल स्वर में कहा, हम जानते हैं कि शक्ति ही आपकी प्राथमिकता है, और यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, सचमुच हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम आपको ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनने में मदद करेंगे। मैं यह वादा करता हूं। 12वें बुजुर्ग ने सहजता से वापस अंदर आते हुए कहा, और ये तो बस शुरुआत है। हमारे साथ सहयोग करें, और आपके परिवार को शाही सम्मान मिलेगा। उनकी रक्षा की जाएगी, उन्हें प्यार दिया जाएगा और कल्पना से परे संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उनकी सुरक्षा और पंथ के भीतर उनका दर्जा बेजोड़ होगा। जब तक ड्रैगन हमारे बीच विचरण करता रहेगा, उसका परिवार पवित्र माना जाएगा। उन दोनों ने कुछ पल के लिए उन शब्दों को हवा में गूंजते हुए महसूस किया। मोफैन के आपके बारे में किए गए आकलन से हमें पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में आपके लिए केवल 2 ही चीजें मायने रखती हैं, जो हैं व्यक्तिगत शक्ति और परिवार। और हम आपको दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ पाने का मौका दे रहे हैं। प्रथम एल्डर ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी बात समाप्त की। बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वेयर को हराएं और किसी भी कीमत पर अगले ड्रैगन बने। अध्याय 396। चौराहे। लियो ने बड़ों की कही हर बात को पैनी और हिसाब किताब लगाने वाली निगाहों से सुना। उसकी उंगलियां अन्य ढंग से चाय के कप के गर्म चीनी मिट्टी के बर्तन पर लिपटी हुई थीं। उन्होंने खुले दिमाग से उनकी बातों को सुनने और उनके प्रस्तावों का व्यवहारिक रूप से आकलन करने का पूरा प्रयास किया। साथ ही खुद को याद दिलाया कि उनके परिवार की सुरक्षा दांव पर लगी है और सत्ता का दुरुपयोग अक्सर समझौते के साथ आता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इतने भोले थे कि उनकी हर बात पर विश्वास कर लें। आस पास भी नहीं, वो उनकी छिपी हुई मंशाओं को दूर से ही भांप सकता था। वे चाहते थे कि वो पंथ का अगला ड्रैगन बने, ये बात स्पष्ट थी। लेकिन जो बात स्पष्ट नहीं थी, जिसमें जानबूझकर कुछ छिपाया गया था, वो ये थी कि वे ड्रैगन बनने के लिए इस तथाकथित वेर के बजाय उसे ही क्यों चुन रहे थे। इसके पीछे असली वजह क्या थी? क्योंकि लियो को यह मानने से इनकार था कि उनका तर्क वेर अनुपयुक्त है, जितना नेक या सरल था। इस तरह की व्याख्या जांच में खरी नहीं उतरी। अगर वेर वाकई अयोग्य था, तो फिर प्रतियोगिता क्यों जारी रही? उसे दावेदार बने रहने की अनुमति ही क्यों दी गई? अगर वह वाकई उतना ही दोषपूर्ण था जितना कि वे दावा कर रहे थे, तो एल्डर्स काउंसिल को उसे सीधे तौर पर अयोग्य घोषित कर देना चाहिए था, और वेर का दौड़ में बने रहना ही लियो को वह सब कुछ बता देता है जो उसे जानने की जरूरत थी। इस कहानी में बुजुर्गों द्वारा बताई गई बातों से कहीं अधिक रहस्य छिपा था।
लियो की निगाहें एक बुजुर्ग से दूसरे बुजुर्ग पर घूमी और अंत में वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे झुककर बोला, तो मुझे ये बात स्पष्ट करने दीजिए। उन्होंने धीरे से सुगंधित चाय की एक घूंट लेते हुए कहना शुरू किया। कप को मेज पर वापस रखने से पहले उन्होंने चाय के स्वाद को कुछ देर तक मुंह में रहने दिया। उनका स्वर शांत था, लगभग विनोदपूर्ण, लेकिन उनकी आवाज में दृढ़ता स्पष्ट थी। मैं आपका ड्रैगन बनने के लिए सहमत हूं, और बदले में आप मुझे वो सब कुछ देंगे जिसका आपने अभी वादा किया है। शक्ति, तकनीकें, मेरे परिवार की सुरक्षा, ये सब। लेकिन मुझे इसके लिए क्या करना होगा? उसकी निगाहें जानबूझकर उन दोनों के बीच घूमती रहीं। एक ड्रैगन रोजमर्रा के आधार पर वास्तव में क्या करता है? क्या मुझे किसी प्रकार का पुजारी होना चाहिए, उपदेश देना चाहिए और फसलों को आशीर्वाद देना चाहिए? या मैं एक दिखावटी योद्धा हूं जो मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदर्शन करता फिरता है? उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। आप मुझसे वास्तव में क्या अपेक्षा रखते हैं? हालांकि सवाल सरल था, लेकिन वो हथौड़े की तरह लगा, जिससे दोनों बुजुर्ग स्पष्ट रूप से अकड़ गए। उनके पहले के शांत भावों में इतना बदलाव आया कि यह बात स्पष्ट हो गई कि वे उम्मीद कर रहे थे कि वह इतनी सीधे तौर पर यह सवाल नहीं पूछेगा। वे दोनों एक ही समय पर अपनी चाय के प्यालों में देखने लगे, मानो सही शब्द ढूंढने के लिए समय बिता रहे हों। सन्नाटा कुछ देर तक बना रहा, जिससे असहजता महसूस हुई। फिर 12वें बुजुर्ग ने अंततः बोलना शुरू किया। उनकी आवाज पहले से धीमी थी। ड्रैगन वही करता है जो एल्डर्स काउंसिल उससे करने को कहती है, उसने सावधानी से कहना शुरू किया। इसमें सार्वजनिक उपस्थिति, राजनयिक भाषण, धर्मी गुटों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मिशन और कभी कभी शत्रु ग्रहों पर कब्जा करने या उन्हें अस्थिर करने के लिए छापे मारना शामिल हो सकता है। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, आपके कार्यों का स्वरूप अलग अलग होगा। कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको साल में 50 से 100 दिनों तक सक्रिय फील्ड मिशन पर तैनात किया जाएगा और लगभग 200 दिन विभिन्न वरिष्ठों और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त करने में व्यतीत करने होंगे। लियो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने उस उत्तर में जानबूझकर छिपाई गई अस्पष्टता को महसूस किया। 12वें एल्डर स्पष्ट रूप से एक क्रूर वास्तविकता को नरम करने की कोशिश कर रहे थे। तो असल में आप ये कहना चाह रहे हैं, लियो ने शांत और बनावटी विनम्रता से भरी आवाज में जवाब दिया, कि मैं आपका वो कठपुतली बन जाऊंगा जिसे आपकी मर्जी के मुताबिक जानलेवा मिशनों पर भेजा जाएगा। मुझे जनता के सामने मुस्कुराने और हाथ हिलाने के लिए कहा जाएगा, चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो। और मैं लगभग पूरी जिंदगी एल्डर काउंसिल की मर्जी के आगे नाचने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? प्रथम बुजुर्ग ने गहरी और बेफिक्री भरी हंसी हंसी। उन्होंने कहा, यह कहने का एक असभ्य तरीका है, लेकिन हाँ, इस भूमिका में कमोबेश यही शामिल है। उनके चेहरे पर संयम बना रहा, हालांकि उनकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दी, शायद लियो की स्पष्टता के लिए या फिर धोखे में न आने की उनकी अनिच्छा के लिए। तुम इस पंथ का चेहरा बनोगे, हमारा प्रतीक, हमारी तलवार और ढाल। तुमसे सार्वजनिक रूप से गरिमापूर्ण व्यवहार करने, निजी तौर पर समझदारी बरतने और अरबों लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाने की अपेक्षा की जाएगी। यह एक कठिन जीवन है, हाँ, खतरनाक भी, लेकिन इसके अपने पुरस्कार भी हैं। लियो ने धीरे से नाक से सांस छोड़ी और एक भावहीन मुस्कान दी। कम से कम अब पहला बुजुर्ग कुछ हद तक ईमानदार तो था, और अजीब बात यह थी कि उस ईमानदारी ने उसे थोड़ा और सहज महसूस कराया। वो झूठे वादों के बजाय इस कठोर सत्य को किसी भी दिन बेहतर मानता था। और मुझे लगता है कि आप मुझे ड्रैगन बनाना चाहते हैं, लियो ने प्रथम एल्डर से नजरें मिलाते हुए कहा, क्योंकि एगोन वेयर पर आपका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं है। प्रथम बुजुर्ग ने पलकें नहीं झपकाईं, उन्होंने सिर हिलाया। बिल्कुल सही। वेयर एल्डर्स काउंसिल के भीतर प्रतिद्वंद्वी गुट का चहेता है। अगर वो जीत जाता है, तो इससे मेरी और 12वें एल्डर की प्रतिष्ठा और राजनीतिक प्रभाव को गंभीर नुकसान होगा। इसीलिए हम हर हाल में इस भविष्य को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़े व्यक्ति के लहजे में बदलाव आ गया था। उनकी विनम्रता का मुखौटा थोड़ा सा हट गया था, जिससे उनके अंदर छिपी चालाकी और लालच झलक रही थी, जिसने लियो को स्वाभाविक रूप से सतर्क कर दिया। बनावटी विनम्रता भरी मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी जगह तीखी, हिसाब किताब लगाने वाली आंखें आ गई थीं। लियो काफी देर तक चुप रहा। वो बस वापस घूरता रहा, तो बस यही था। उन्हें ड्रैगन नहीं चाहिए था, उन्हें अपना ड्रैगन चाहिए था। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर वे परिषद में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए भरोसा कर सकें। एक ऐसी चीज जिसे वे अपनी संपत्ति के रूप में प्रदर्शित कर सकें। वो उम्मीदवार नहीं थे, वो एक प्रतिसंतुलन था। और वेर महज एक लापरवाह और बिगड़े नैतिक मूल्यों वाला व्यक्ति नहीं था। वो इस शीत युद्ध में विरोधी पक्ष का मुखिया था। अब लियो को बात समझ आ गई थी, ये सिर्फ राजनीति नहीं थी। ये परंपरा और वंश परंपरा में लिपटा हुआ सत्ता संघर्ष था, और उसे अचानक से इस पूरे मामले के केंद्र में धकेल दिया गया था। दिलचस्प।
बहुत बहुत दिलचस्प, लियो ने अंत में कहा, जब उसने देखा कि इस क्षण प्रथम एल्डर से भाग्य की सुनहरी आभा फूट पड़ी और घनी आभा ने उन दोनों को घेर लिया। ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर चौराहे पर खड़ा हूं। अध्याय 397। जीवन रेखा। अब तक लियो यह अच्छी तरह समझ चुका था कि भाग्य की सुनहरी आभा एक दोधारी तलवार थी। इसने कायरता को पुरस्कृत नहीं किया, नहीं इसने लापरवाही को माफ किया, और जब निर्णय लेने का अवसर सामने आया तो यह उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता था। एक ओर उन्हें न तो दुष्ट पंथ पसंद था, न ही उनके सामने बैठे दो बुजुर्ग जो सभ्यता और अर्ध सत्य के मुखौटे पहने हुए थे। लेकिन दूसरी ओर वो भोला भाला उतावला मूर्ख नहीं था जो कभी पृथ्वी से टेरा नोवा आया था। इस भ्रम में डूबा हुआ था कि वह बिना किसी बाधा का सामना किए अकेले ही ब्रह्मांड को जीत सकता है। उसका वो रूप बहुत पहले ही खो चुका था। वर्षों के युद्ध, असफलता, हृदय विदारण और शांत एहसास के नीचे दब गया था। समय के साथ वो परिपक्व हो गया था, अधिक तीक्ष्ण, अधिक निर्मम और जोखिम बनाम लाभ का आकलन करने में अधिक विचारशील हो गया था। अब वो खुद को किसी अजेय प्रतिभा के रूप में नहीं देखता था जिसे स्वर्ग के नीचे निर्विरोध चलने का सौभाग्य प्राप्त था, क्योंकि वास्तविकता की व्यापक योजना में वो सच्चाई जानता था। वो सिर्फ एक ग्रैंडमास्टर स्तर का योद्धा था, ब्रह्मांड भर में फैले सैकड़ों अरबों योद्धाओं में से एक, और चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली हो या कितनी भी तेजी से प्रगति करे, वो अजेय होने से बहुत दूर था और आत्मनिर्भर होने से तो और भी दूर था। अपना खुद का गुट बनाना और आत्मनिर्भर होना उसके लिए एक कल्पना मात्र थी, जब उसके पास स्वतंत्र होने की शक्ति होगी, लेकिन वो अभी उस स्थिति में नहीं था। और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था। फिलहाल सबसे समझदारी भरा कदम यही है कि पंथ के विशाल संसाधनों का उपयोग करके और अधिक मजबूत हुआ जाए, भले ही इसका मतलब कुछ समय के लिए उनके वफादार मोहरे की भूमिका निभाना ही क्यों ना हो। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा उनके दबाव में रहूंगी। अभी से ही स्वतंत्रता की योजना बनाना समझदारी भरा कदम है, ताकि समय आने पर अगर हालात बिगड़े तो मेरे पास अपना रास्ता तैयार रहे। लेकिन ल्यूक अभी भी घायल है और मेरी अपनी ताकत भी अभी इतनी नहीं है कि मैं बाहर छिपे राक्षसों से पूरे गुट की रक्षा कर सकूं। ऐसे में बड़ों की बात को सिरे से नकारना मूर्खता होगी। लियो ने शांत भाव से अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए सोचा। उसका अहंकार, जो हमेशा बेचैन और आक्रामक रहता था, उसे उकसा रहा था कि वो अभी खड़ा हो जाए, उन बूढ़े कमीनों को उनके मुंह पर ही बेइज्जत करे और अपनी इज्जत बचाकर वहां से चला जाए। लेकिन लियो ने खुद को याद दिलाया कि घमंड एक ऐसी विलासिता है जिसे केवल वही लोग ही वहन कर सकते हैं जिनके पास इसे बनाए रखने की शक्ति हो। और इस समय उसने ऐसा नहीं किया। इस समय मुझे स्पष्टता चाहिए, लियो ने शांत भाव से आंखें सिकोड़ते हुए कहा। जब आप कहते हैं कि मुझे ड्रैगन की उपाधि के लिए एगोन वेयर से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, तो आपका इससे क्या तात्पर्य है? उनके इस सवाल पर 12वें एल्डर के चेहरे पर स्पष्ट रूप से झुंझलाहट का भाव आ गया, जिन्होंने जवाब देने से पहले स्वाभाविक रूप से निराशा में अपनी नाक के पुल को चुटकी से दबा लिया। अच्छा, वो बड़े व्यक्ति ने कहना शुरू किया, स्पष्ट रूप से अंदर ही अंदर पनप रही झुंझलाहट को दबाने की कोशिश करते हुए। वो तो एक ऐसी परेशानी है जिससे आपको शुरू से ही निपटना नहीं चाहिए था। हमारे बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत अगर हम नूह का ग्रंथ बरामद कर लेते तो एल्डर्स काउंसिल के सर्वसम्मत समर्थन से आपको ड्रैगन की उपाधि मिल जाती। लेकिन मैंने जिन मूर्खों को इसे लाने के लिए भेजा था, वे बुरी तरह नाकाम रहे, यहां तक कि आपने उन्हें तिजोरी तक सीधी पहुंच दे दी थी। जब लियो ने असमंजस में पलकें झपकाई तो बड़े व्यक्ति की आवाज शर्म से थोड़ी लड़खड़ा गई। असफल? क्या हुआ? क्या पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा था? लियो ने अविश्वास से भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, 12वें एल्डर ने गहरी सांस लेते हुए स्वीकार किया। पोर्टल ने बिल्कुल सही काम किया, और उस बेवकूफ टीम ने उस तिजोरी से हर एक खजाना वापस ला लिया, सिवाय उस स्क्रॉल के। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लियो बस उसे देखता रहा। फिर उसकी आंख फड़कने लगी। ये क्या बकवास है? इस तथ्य को समझने में उसे कुछ सेकंड लगे, क्योंकि उसका मन अनायास ही उन सभी कठिनाइयों और लगभग असंभव बाधाओं की ओर चला गया, जिन्हें उसे उस तिजोरी तक पहुंचने और किसी तरह उस फ्रेम को वहां रखने के लिए पार करना पड़ा था। और फिर भी उस पंथ ने उसके द्वारा दिए गए सुनहरे अवसर को बर्बाद कर दिया, जबकि यह अब तक के सबसे सीधे और आसान मिशनों में से एक होना चाहिए था। खैर, धिक्कार है, उसने अंत में बुदबुदाते हुए एक सूखी, आत्मनिंदा वाली हंसी हंसी। आप लोगों ने डानेल को एक ऐसे स्टेडियम से अगवा कर लिया जो उच्चस्तरीय सुरक्षा कर्मियों से भरा हुआ था और जहां उसके पिता स्टैंड से सब देख रहे थे, लेकिन आप एक असुरक्षित तिजोरी से एक साधारण दस्तावेज नहीं निकाल सके। उसने अविश्वास से पूछा, उसकी आवाज में व्यंग्य और मनोरंजन का भाव था। ये सवाल इतना तीखा लगा कि दोनों बुजुर्ग थोड़े से सहम गए, क्योंकि शर्म उनके चेहरों पर ऐसे लौट आई जैसे सूरज के नीचे कोई परछाई धीरे धीरे वापस लौटती है। अपहरण करना चौथे एल्डर का मिशन था, और उन्होंने इसे पूरी तरह से अंजाम दिया।
जबकि वे दोनों एक साधारण चोरी की योजना को भी ठीक से अंजाम नहीं दे सके। जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, प्रथम बुजुर्ग ने दृढ़ता से बीच में दखल देते हुए बातचीत को और बिगड़ने से पहले ही रोक दिया। अब जरूरी यह है कि हम परिषद को इस बात के लिए मना लें कि वे आपको ड्रैगन नाम दें, भले ही हमारे पास वो दस्तावेज न हो। उसके शब्दों में अत्यावश्यकता झलक रही थी, और जैसे ही वे उसके होठों से निकले, लियो की दृष्टि में एक बार फिर सुनहरी आभा चमक उठी, जो अपनी चमक से लगभग चकाचौंध कर देने वाली थी, और तीनों के चारों ओर एक घने कोहरे की तरह छा गई। ये था जीवन का एक मोड़, एक ऐसा निर्णायक विकल्प जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। मैं क्या करूं? लियो ने खुद से पूछा। मेज के चारों ओर फैली सुनहरी धुंध को देखते हुए उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मैं उन्हें बता दूं कि मैंने उस स्क्रॉल की सामग्री याद कर ली है? कि मैं उच्च स्तर पर पहुंचकर और दिव्य सार प्राप्त करके इस तकनीक को स्वयं सीख सकता हूं? या फिर मैं इसे अपने पास रखूं? क्या मैं इस तथ्य को कि मैं इसे स्वयं सीख सकता हूं, एक गुप्त हथियार के रूप में रहने दूं? एक तुरुप का पत्ता जिसे मैं बाद में इस्तेमाल कर सकूं यदि कभी पंथ मुझे धोखा दे या मेरे परिवार को धमकी दे? यह फैसला लेना आसान नहीं था। अब इस रहस्य को उजागर करने का मतलब था अपने दुर्लभ लाभों में से एक को खो देना। फिर भी यदि मिशन मूल योजना के अनुसार सफल हो जाता, तो वो पांडुलिपि अब तक उनके कब्जे में आ चुकी होती, जिससे वो चाल वैसे भी बेकार हो जाती। शायद, बस शायद, यह एक ऐसा कार्ड था जिसे उसे शुरू से ही अपने पास रखने की जरूरत नहीं थी। काफी देर रुकने के बाद लियो ने राहत की सांस ली और अपना फैसला कर लिया। मुझे असल में उस स्क्रॉल की जरूरत नहीं है, उसने स्थिर और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा। मैंने तिजोरी के अंदर रहते हुए उसकी सामग्री याद कर ली थी। इस तकनीक को सक्रिय करने के लिए माना और दैवीय सार दोनों पर महारत हासिल करना जरूरी है, इसलिए मैं अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन एक बार जब मैं काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने तुरंत बदलाव महसूस किया। दोनों बुजुर्गों की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई, मानो दो लालटेनें एक साथ जल उठी हों। प्रथम बुजुर्ग राहत और उत्साह से चमकते हुए अपनी सीट से उछल पड़े और लियो का हाथ थाम लिया। तुमने क्या कहा? तुमने पांडुलिपि याद कर ली? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम उस तकनीक को याद करके दोहरा सकते हो? उसने उम्मीद से कांपती हुई आवाज में पूछा। लियो ने सिर हिलाया। मैं हूं। प्रथम बुजुर्ग की पकड़ थोड़ी और कस गई, मानो वो उस उत्तर के वादे से खुद को बांध रहे हों। फिर होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान लिए उन्होंने आकाश की ओर देखा, ऊपर फैले चमकीले नीले आसमान को निहारते हुए, मानो अंततः उसमें प्रश्नों के बजाय उत्तर छिपे हों। मानो स्वयं स्वर्ग ने ही उसे जीवनदान दिया हो। अध्याय 398, ड्रैगन होने का क्या अर्थ है? 30 मिनट बाद वही गुप्त विश्राम स्थल, लियो द्वारा ये खुलासा करने के लगभग आधे घंटे बाद कि उसने खोए हुए स्क्रॉल की सामग्री को पहले ही याद कर लिया था। दोनों बुजुर्गों ने अंततः उसे माफ करने का फैसला किया और उसे ये कहकर हैंगर बे क्षेत्र में वापस भेज दिया कि उसकी भूमिका यहाँ पूरी हो चुकी है। हालांकि सच्चाई ये थी कि उन्हें बस कुछ एकांत की जरूरत थी ताकि वे लड़के की तीखी निगाहों के साए में भविष्य की रणनीति के बारे में खुलकर बात कर सकें। इसलिए लियो के चले जाने के बाद कमरा, जो कभी अंतर्निहित राजनीतिक संकेतों से तनावपूर्ण था, अब एक कोमल शांति में डूब गया, क्योंकि प्रथम बुजुर्ग ने चाय की पत्तियों की एक नई थैली उठाई और जानबूझकर स्थिर हाथों से चाय की एक नई खेप तैयार करना शुरू कर दिया। तो उस लड़के के बारे में आपका क्या विचार है? 12वें एल्डर ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। वे थोड़ा पीछे झुक गए, बाहें क्रॉस कर ली। उनका लहजा अनौपचारिक था, हालांकि उसमें थोड़ी सी चिंता छिपी हुई थी। प्रथम बुजुर्ग ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने बर्तन को धीरे से हिलाया, ऊपर उठती हुई भाप को देखा और अंत में शांत और विचारशील स्वर में बोले। मुझे लगता है कि लड़का जुनून और संयम के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखता है। वो अनासक्ति का भ्रम पैदा करता है, लेकिन कभी कभी आप उसके चेहरे पर एक पल के लिए ही सही एक दरार देख सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन शांत प्रतिक्रियाओं और ठंडी निगाहों के पीछे वो वास्तव में अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसके अंदर जोश भरा है और वो जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा भावुक है। वो एक पल के लिए रुका, चाय को कोमल हाथों से डालते हुए आगे बढ़ा। लेकिन वो संयमित और विचारशील है। वो परिणामों का आकलन किए बिना कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, और यहाँ तक कि जब परिस्थितियां उसके खिलाफ होती हैं, तब भी वो लड़ने की इच्छाशक्ति नहीं खोता। मेरी नज़र में यही बात उसे उन अधिकांश नौजवानों से अलग करती है जो यह नहीं जानते कि माउंट ताई कितना ऊंचा है। उन्होंने 12वें बुजुर्ग के सामने एक प्याला रखा, फिर अपना प्याला लेकर उनके सामने बैठ गए। जाहिर है उसे काबू में रखना आसान नहीं होगा। वो आंख बंद करके आदेश मानने वाला नहीं है। वो हर बात पर सवाल उठाएगा, छोटी छोटी बातों पर भी आपत्ति जताएगा, तरीकों और अर्थों पर बहस करेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम उसे अपने किसी मोहरे की तरह काबू में रख सकते हैं, तो हम निराश होंगे।
प्रथम बुजुर्ग ने धीरे धीरे एक घूंट ली, फिर अपना प्याला नीचे रख दिया। लेकिन उस विद्रोही स्वभाव के बावजूद वो ड्रैगन बनने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है, शायद दशकों में हमारे पास सबसे बेहतरीन उम्मीदवार। उसके पास इस भूमिका के लिए आवश्यक तेज बुद्धि है, साथ ही वह अहंकार भी है जो लोगों को उसका समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। बुद्धिमत्ता और गर्व का यह मेल दुर्लभ है, और यही बात दूसरों को उसकी ताकत पर विश्वास दिलाती है। उनकी आवाज में थोड़ी गंभीरता आ गई। फिर भी हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। हमने उसे सिर्फ इसलिए काबू में रखा है क्योंकि हम उसके परिवार को नियंत्रित करते हैं। वही हमारी लगाम है, और जिस दिन हम इसे खो देंगे उस दिन वह हमारी बात सुनना बंद कर देगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम इस चाल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें। कुछ देर तक एक लंबा और विचारपूर्ण विराम रहा, क्योंकि वो बयान एक कड़ी चेतावनी की तरह हवा में गूंजता रहा। मैं सहमत हूं, मैं सावधान रहूंगा, 12वें बुजुर्ग ने कुछ देर बाद कहा। गर्म सिरेमिक को अपनी उंगलियों में पकड़े हुए उन्होंने धीरे से एक घूंट लिया। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, मैं परिवार का सहारा नहीं लूंगा। अगर हमने ज्यादा जोर डाला तो वो इसके हिसाब से योजना बनाने लगेगा, और अगर उसने योजना बनाना शुरू कर दिया तो हम उसे खो चुके होंगे। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, जिसे केवल शरणस्थल की दीवारों के बाहर पास की एक धारा के धीमी धीमी आवाज ने भंग किया। 12वें एल्डर ने तनावपूर्ण स्वर में विषय बदलते हुए पूछा, फ्रॉस्टबर्न ग्रह पर होने वाली आगामी वार्षिक बैठक के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने इसके लिए कोई रणनीति बनाई है? प्रथम बुजुर्ग ने एक बार फिर ऊपर की ओर देखा। उनकी निगाहें ऊपर खुली रोशनदान की ओर चली गईं, क्योंकि बाहर एक हल्की हवा पत्तों को सरसरा रही थी। उनके चेहरे पर तनाव का भाव था, और उनके होठों पर एक दुर्लभ, लगभग मनोरंजक मुस्कान दिखाई दी। हाँ, मुझे इसे खेलना पहले से ही आता है। वो थोड़ा आगे झुका, और उसकी आवाज अधिक सधी हुई हो गई। अगर लड़के को वो पांडुलिपि सचमुच याद है, तो भले ही वो भौतिक वस्तु मौजूद न हो, मैं उसे ड्रैगन नाम देने के लिए ठोस तर्क दे सकता हूँ। मैं इसे दैवीय कृपा के रूप में पेश करूंगा कि लड़के की असाधारण बुद्धि ने हमारी सामरिक विफलताओं की भरपाई कर दी है। उन्होंने एक बार फिर रुककर अपनी चाय की आखिरी बूंद को मुंह में घुमाया और फिर एक और घूंट ली। लेकिन उस भाषण को सही ढंग से प्रभावी बनाने के लिए मुझे शायद आपको सार्वजनिक रूप से फटकार लगानी पड़े। उन्होंने अपने समकक्ष की ओर देखते हुए कहा। उनके शब्द न तो क्रूर थे और न ही उपहासपूर्ण, बल्कि व्यवहारिक थे। 12वें एल्डर का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। उनकी आंखों के किनारों पर शिकन की लकीरें उभर आईं। परिषद कक्ष में सार्वजनिक रूप से फटकार सुनना कभी सुखद नहीं होता था, और निश्चित रूप से प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि यह आवश्यक था। राजनीतिक प्रभाव की बात आने पर स्वाभिमान को पीछे छोड़ना पड़ा, इसलिए उन्होंने बिना किसी विरोध के सहमति में सिर हिला दिया। अगर इसके लिए यही करना पड़ेगा तो मैं इसे सह लूंगा। प्रथम बुजुर्ग संतुष्ट होकर पीछे झुक गए। चिंता मत करो, भले ही मैं आगामी सत्र में स्काईशिट को ड्रैगन के रूप में नियुक्त न करवा पाऊं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि व्यय को भी नियुक्त न किया जाए। हम चौथी एल्डर के गुट को गति पकड़ने देने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब तक हम इस परिणाम को टालते रहेंगे, हम इस दौड़ में बने रहेंगे। उसने अपना खाली प्याला धीरे से लकड़ी की मेज पर रख दिया, जिसकी आवाज शांत वातावरण में गूंज उठी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे से गहरी सांस ली और एक बार फिर मुस्कुराया, शांत, सोच समझकर और तैयार दिख रहा था। खेल शुरू हो चुका था, और फिलहाल लियो की प्रतिभा के कारण बोर्ड अभी भी उनके पक्ष में था, क्योंकि उसने मौका मिलते ही उस पांडुलिपि को याद कर लिया था। इस बीच लियो, प्रथम एल्डर के साथ अपनी संक्षिप्त मुलाकात समाप्त होने के बाद लियो को तुरंत हैंगर बे एरिया में वापस ले जाया गया, जहां उन्हें ग्रह वोर्थास के लिए उपलब्ध पहली उड़ान में बिठा दिया गया। इस बार उन्होंने एक छोटे निजी विमानवाहक पोत से उड़ान भरी, जिसे एक पायलट और अधिकतम 7 यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। पायलट के अलावा उस स्थान पर उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए तैनात एक सुरक्षा गार्ड और एक अकेला नागरिक भी था, जो संयोगवश वोर्थास की यात्रा कर रहा था। विमान में केवल 4 लोग सवार थे, और निर्धारित उड़ान का समय 2 घंटे से कम होने के कारण लियो को सीमित लेगरूम या तंग इंटीरियर से कोई आपत्ति नहीं थी। वो बस पीछे की ओर झुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और धैर्यपूर्वक विमान के अपने गंतव्य पर पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। नल उड़ान शुरू होने के कुछ मिनट बाद लियो को महसूस हुआ कि कोई उसे धीरे से छड़ी से धक्का दे रहा है। वो थोड़ा हिला, उसकी आंखें थोड़ी उलझन में खुली और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके ठीक पीछे वाली पंक्ति में बैठा बुजुर्ग व्यक्ति, जो उस यान में अकेला नागरिक था, उत्सुकता भरी चमक के साथ उसे घूर रहा था। हाँ, लियो ने पूछा। उसकी आवाज तटस्थ थी, लेकिन उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी। वृद्ध व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से उम्र के कारण कांप रहा था, ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन पहले उसे अपने होठों के पास जमा हुई थोड़ी सी लार को पोंछना पड़ा, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से बोलने की पूरी कोशिश की। युवक,
क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है कि तुम ड्रैगन केविन से बहुत मिलते जुलते हो? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा और अपने कोट की जेब में हाथ डाला। कुछ ही देर में उसने एक पुराना घिसा पिटा चमड़े का बटुआ निकाला, जिसके किनारे दशकों के इस्तेमाल से घिस चुके थे। मैं ड्रैगन केविन से तब मिला था जब मैं महज 7 साल का था, और मैंने उस दिन की याद में एक तस्वीर भी संभाल कर रखी थी। अब तुम्हें देखकर वो यादें ताज़ा हो गई। उस व्यक्ति ने गर्मजोशी से अपना बटुआ लियो की ओर बढ़ाते हुए कहा। अंदर एक तस्वीर थी जो समय के साथ पीली पड़ गई थी, जिसमें बूढ़े व्यक्ति का युवा रूप एक ऐसे व्यक्ति के बगल में गर्व से खड़ा था जो लियो के पिता जेकब से अजीब तरह से मिलता जुलता था। दरअसल तस्वीर में दिख रहा आदमी जेकब से लगभग 80% मिलता जुलता था और इसी वजह से लियो से भी काफी मिलता जुलता था, जिसे देखकर लियो ने भी यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा देखा। अरे हाँ, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, लियो ने सोचा। मानो अगर वो अपना चेहरा उस तस्वीर पर लगा दे और उसी तरह के बाल और दाढ़ी कटवा ले, तो वो निश्चित रूप से उस आदमी के भाई या रिश्तेदार जैसा दिखेगा। ये तो बहुत बढ़िया है, लियो ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन से मिलना एक अद्भुत अनुभव रहा होगा। उसने नरमी से बटुआ वापस कर दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे रखने के बजाय कांपते हाथों से उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में भावनाओं के कारण आंसू भर आए। मैं ड्रैगन केविन की सेवा नहीं कर सका, मैं ड्रैगन नोआ की सेवा नहीं कर सका, अंत में मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। मेरी एकमात्र इच्छा यही बची है कि मेरे मरने से पहले एक नए ड्रैगन का नामकरण हो जाए, लेकिन बुजुर्गों की परिषद को दशकों से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिला है। उसके स्वर में जो दुख था वो इतना गहरा और सच्चा था कि लियो थोड़ा अचंभित रह गया। बहुत समय बाद पहली बार उसके दिल में एक टीस उठी, क्योंकि उसे सहानुभूति का एक शांत अप्रत्याशित एहसास हुआ। मजबूती से पकड़े रहो, बूढ़े आदमी, लियो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसका लहजा थोड़ा नर्म था क्योंकि वो माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश कर रहा था। भविष्य के ड्रैगन को शायद अभी भी तुम्हारी सेवाओं की जरूरत पड़ सकती है। ये सुनकर वो व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़ा और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। अगर ड्रैगन मुझे बुलाएगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी ताकत बची है कि मैं कुछ नेक गुट के बदमाशों का सामना कर सकूं, यकीन मानो, उसने कहा। उसकी आवाज में जोश भर आया और वो और भी मजबूत हो गया। लियो ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर उसे अभिवादन किया, फिर एक बार फिर आगे की ओर मुड़ा और उसकी निगाहें सामने की खाली दीवार पर टिक गईं। ड्रैगन, इस उपाधि का इन लोगों के लिए वास्तव में क्या अर्थ है? इतने वर्षों बाद भी इस बूढ़े व्यक्ति के मन में इसके लिए इतनी गहरी भावना क्यों है? वो सवाल उसके मन में घूमता रहा। चुपचाप बैठे रहने के दौरान उसकी गूंज धीमी धीमी सुनाई देती रही। इस संक्षिप्त मुलाकात और पंथ के जहाज पर मिले सम्मानजनक व्यवहार के बीच लियो के मन में ये सवाल उठना लाजमी था कि ड्रैगन होने का असल मतलब क्या था। अध्याय 399 भावनात्मक पुनर्मिलन 1। जब लियो ग्रह वोर्थास की ओर बढ़ रहा था, तब ड्रैगन उपाधि के लिए उसका प्रतिद्वंद्वी एगोन वेयर ट्रांसेंडेंट टियर में प्रवेश करने की अपनी तैयारी के अंतिम चरण पूरे कर रहा था। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं, मेरा शरीर मजबूत होने से इनकार कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी सीमा तक पहुंच गया हूं, वेयर ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसे एक ऐसी दीवार की स्पष्ट उपस्थिति का एहसास हो रहा था जिसे वो पार नहीं कर सकता था। चाहे वो कितनी भी तीव्रता से प्रशिक्षण ले, उसके शरीर में और सुधार नहीं हो सकता था, क्योंकि वो पहले ही ग्रैंडमास्टर बनने की चरम सीमा तक पहुंच चुका था और आगे के प्रशिक्षण से कोई परिणाम नहीं मिल रहा था। चौथे एल्डर को सूचित कर दीजिए कि मैं सफलता के लिए तैयार हूं। उनसे कहिए कि मेरे लिए उच्च गुणवत्ता वाली उत्कृष्ट ब्रेकथ्रू औषधि तैयार करें। मैं इसे परसों ले लूंगा, वेया ने शांत स्वर में निर्देश दिया। उनके लहजे में किसी भी अप्रत्याशित देरी से बचने की दृढ़ता थी, और उनके सहायक ने झुककर प्रणाम किया और बिना किसी झिझक के संदेश देने के लिए तुरंत बाहर निकल गए। फ्रॉस्टबर्न ग्रह पर होने वाली वार्षिक एल्डर काउंसिल की बैठक में अब 14 दिन से भी कम समय बचा है, और वेया के अंततः आरोहण के लिए तैयार होने की घोषणा का चौथे एल्डर द्वारा लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो पुष्टि मिलने पर निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। इस बीच लियो के दृष्टिकोण से ग्रह वोर्थास पर प्लेनेट वोर्थास पर उतरते ही लियो ने सहज रूप से हैंगर बे क्षेत्र के आसपास अपने परिवार के सदस्यों की तलाश शुरू कर दी। हर कोने और छाया को इस उम्मीद में स्कैन किया कि उसे कोई परिचित चेहरा दिख जाए। हालांकि जब उसे वहां कोई भी उसका स्वागत करने के लिए इंतजार करता हुआ नहीं मिला तो वह एक बार फिर निराश हो गया। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं उनसे जल्द ही मिल लूंगा, उसने निराशा को एक तरफ रखते हुए सोचा, क्योंकि प्लेनेट टितिया पर उसके साथ उड़ान भरने वाले गार्ड ने बिना कुछ कहे एक और परिवहन होवरक्राफ्ट की ओर इशारा किया जो उसे तेजी से उसके नए निवास स्थान पर ले जाने के लिए था। वे दोनों एक विशाल घनी आबादी वाले शहर से गुजरे, जिसने एक पल के लिए लियो को पृथ्वी पर स्थित उसके घर की याद दिला दी। हालांकि वह घर अधिक उज्ज्वल, हरा भरा और कहीं अधिक सुंदर था।
क्योंकि शहर की चिकनी गगनचुंबी इमारतें, स्वच्छ हवा और सुनहरी धूप शहर की इमारतों को गर्माहट से नहला रही थी। अंततः होवरक्राफ्ट की गति धीमी हुई और वह एक पुरानी हवेली के सामने रुक गई, वही हवेली जिसे लियो ने कुछ ही दिन पहले संचार क्रिस्टल में देखा था। अब इसे व्यक्तिगत रूप से देखने पर संरचना और भी विशाल प्रतीत हुई और इसमें उम्र और अधिकार की एक निर्विवाद आभा थी। इसकी प्राचीन वास्तुकला इसके आसपास के आधुनिक शहरी घरों के बिल्कुल विपरीत खड़ी थी। आसपास के साफ सुथरे और सादगीपूर्ण मकानों के विपरीत इस मकान में छटे हुए झाड़ियां, घनी लताएं और पत्थर के स्तंभ थे जो इसकी सीमा दीवारों का निर्माण करते थे, जिससे इसे एक कालातीतता का एहसास होता था जो बीतते वर्षों को चुनौती देता प्रतीत होता था, क्योंकि आसपास के घर कहीं अधिक आधुनिक होने के बावजूद उनमें से किसी में भी समान सौंदर्य नहीं था। कदम जैसे ही लियो होवरक्राफ्ट से नीचे उतरा, उसके बगल में खड़े गार्ड ने अपनी कलाई पर लगे कम्युनिकेटर को टैप किया और एक त्वरित पुष्टिकरण कोड बोला। कुछ ही सेकंडों में विशाल लोहे के द्वार चरमराते हुए खुल गए और उनके अंदर से प्राचीन वृक्षों से घिरा एक लंबा पत्थर का रास्ता और एक आंतरिक आंगन दिखाई दिया जो जागीर के मैदान में गहराई तक फैला हुआ था। इसके बाद सुरक्षा जांच के 2 और चरण किए गए। सबसे पहले रास्ते की टाइलों में लगा बायोमेट्रिक स्कैनर आया, जिसने उनके माना हस्ताक्षर को पढ़ा और उनकी पहचान की पुष्टि की। इसके बाद मुख्य गलियारे के बाहर स्थित स्वचालित बुर्ज प्रणाली द्वारा एक संक्षिप्त लेकिन सावधानीपूर्वक स्कैन किया गया, क्योंकि उनके लेंस लाल रोशनी से झिलमिलाए और फिर से मंद हो गए, जो स्वीकृति का संकेत था। दूसरी और अंतिम जांच पूरी होने के बाद ही अंदर के दरवाजे सरसराहट के साथ खुले, जिससे लियो को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। वे मेरे परिवार की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है, यह अच्छी बात है। लियो ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मन ही मन स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। हालांकि जैसे ही उसने बगीचे के रास्तों पर वर्दीधारी सैनिकों को गश्त करते देखा, उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। उनके कड़े कदम और गंभीर भावों ने उस संपत्ति को एक निजी निवास के बजाय एक प्रतिबंधित सैन्य परिसर जैसा बना दिया। मैं उनसे भविष्य में छुपे रहने के लिए कहूंगा, उसने मन ही मन सोचा। जैसे ही वो हवेली के सामने वाले बरामदे की ओर तेजी से बढ़ा, उसकी उंगलियां समय के साथ खुरदरी हो चुकी लेकिन फिर भी मजबूत पुरानी लकड़ी की रेलिंग को छूती गईं, जब तक कि उसने ऊपर नहीं देखा और सांस लेना भूल गया। बरामदे की छत के नीचे पुराने झूले पर उसकी मां एलेना बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी उंगलियां घबराहट से उसकी गोद में फड़फड़ा रही थीं, उसकी पूरी मुद्रा से बेचैनी झलक रही थी, मानो वो खुद को बिखरने से रोकने के लिए स्थिर रखे हुए हो। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा और उसे वहां खड़ा पाया, सब कुछ बदल गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांस गले में अटक गई और अविश्वास और भावनाओं का एक साथ उमड़ना उसके लिए एक झटके के साथ उमड़ पड़ा, जिससे उसके हाथ उसके कांपते हुए मुंह को ढकने के लिए ऊपर उठ गए। लियो, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी, ध्वनि से कहीं अधिक सांस जैसी, फिर भी वो बिजली की तरह सन्नाटे को चीरती हुई निकल गई। जब तक लियो ने उसकी आवाज सुनी, तब तक वह अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और लड़खड़ाते हुए, घबराए हुए कदमों से बरामदे की सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। उसकी शालीनता गायब हो गई थी, उसका गर्व त्याग गया था, क्योंकि उसका एकमात्र विचार अपने बेटे तक बेताब होकर पहुंचना था। लियो टस से मज नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा रहा, मूर्ति की तरह जम गया, इस डर से कि अगर उसने हाथ बढ़ाया या पलकें तेजी से झपकाई, तो वो पल एक ऐसे सपने की तरह गायब हो जाएगा जो इतना परिपूर्ण था कि सच नहीं लग रहा था। फिर वो उसकी बाहों में थी, वो अपने मातृत्व प्रेम और लालसा के पूरे भार के साथ उससे लिपट गई, अपनी बाहों को उसके धड़ के चारों ओर कसकर लपेट लिया, मानो उसे डर हो कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वह फिर से उससे दूर न चला जाए। सिसकियां सिसकियां उसकी सिसकियां बेबाक थी, उसके आंसू गर्म थे जो उसके वस्त्रों को भिगो रहे थे, और जब उसने उसे रोते हुए सुना तभी उसने उसे और कसकर गले लगाया, उसे अपने करीब खींचा और उसकी धड़कती हुई हृदय की धड़कन को अपने शरीर से महसूस किया। उसके भीतर से एक अजीब सी गर्माहट फूट पड़ी, जो उसकी छाती में फैल गई और फिर बाहर की ओर एक कोमल गुलाबी आभा के रूप में उसके शरीर से एक शांत धुंध की तरह बहने लगी, धीरे धीरे घूमती हुई जब तक कि उसने माँ और बेटे दोनों को घेर नहीं लिया, जिससे दोपहर के चमकते सूरज में गुलाबी रोशनी का एक झिलमिलाता हुआ आवरण बन गया। एक पल के लिए और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न कोई हत्यारे, न कोई मिशन, न कोई पंथ का आदेश, न कोई महत्वाकांक्षा, न कोई नफरत, बस प्यार और सुरक्षा का एहसास, जिसे वो लगभग भूल चुका था। केवल अपनी माँ की गोद में ही उसे वास्तव में पूर्णता और सुरक्षा का एहसास होता था। उसके लिए इस ब्रह्मांड में उसकी माँ के प्रेम से अधिक पवित्र कोई प्रेम नहीं था, क्योंकि उसने जो भी शक्ति प्राप्त की थी और अपने अंगों में जो भी ताकत समेटे हुए था, उसकी बाहों में वो फिर से एक बच्चे की तरह महसूस करता था, जो कमजोर, छोटा और अजीब तरह से सुकून महसूस करता था। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने ऐसी पीड़ा सहन की थी जो अन्य पुरुषों को चकनाचूर कर देती।
वो असंभव परीक्षाओं से गुजरा था, दुश्मनों के शवों पर खड़ा हुआ था, धोखा दिया था और खुद भी धोखा खाया था, हत्या की थी और लगभग खुद भी मारा गया था। लेकिन अभी के लिए वो बस उसका बेटा था। उसका गला सूख गया, उसकी सांसें अटक गईं, और खुद को शांत रखने की तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसने आखिरकार धीरे से, टूटी हुई आवाज में, लेकिन हाल के दिनों में बोले गए किसी भी शब्द से ज्यादा ईमानदारी से वो बात कही, तो उसकी आवाज लड़खड़ा गई। माँ, एलेना ने आंसुओं के बीच से उसकी ओर देखा, उसके हाथ उसी कोमलता से उसके चेहरे को थामने के लिए उठे जैसे वो बचपन में उसे दिखाती थी। उसने अपने अंगूठों को उसके गालों पर इतनी कोमलता से फेरा कि उसका दिल दुख से भर गया। तुम घर आ गए, मेरे प्यारे बेटे। आखिरकार तुम घर आ गए, उसने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, मुस्कुराते हुए भी उसके होंठ कांप रहे थे। और महीनों में पहली बार लियो की आंखों के कोने में आंसू आ गए, खुशी के आंसू, तड़प पूरी होने के आंसू, दर्द के शांत होने के आंसू। धुंधली दृष्टि से उसने देखा कि उनके चारों ओर का आभा मंडल बदल रहा है। गुलाबी और नीले रंग का एक कोमल मिश्रण दो अलग अलग स्वादों वाली कॉटन कैंडी की तरह आपस में लिपटा हुआ है, और इस भावुक अवसर के बावजूद वो इस विचित्रता को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अध्याय 400 भावनात्मक पुनर्मिलन 2। कैसे हो? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा कोई अंग गायब है? लियो को कुछ सेकंड तक गले लगाने के बाद एलेना ने हौंफते हुए पूछा। उसके हाथ उसके शरीर पर चोटों की तलाश में तेजी से घूम रहे थे, और जब उसने पुष्टि कर ली कि वह वास्तव में पूरी तरह से ठीक है, तो उसने राहत की एक लंबी, कांपती हुई सांस ली। मैं ठीक हूँ। मैं पहले से कहीं ज्यादा लंबा और मजबूत हो गया हूँ, लियो ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और अपनी मांसपेशियों को थोड़ा कसकर अपनी प्रगति को प्रदर्शित किया, मानो उसे ये बताने का एक सूक्ष्म संकेत हो कि वो कितना बढ़ गया है। हालांकि उसकी मां ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। लंबा और मजबूत होना तो दूर की बात है, उसने चिंता से भौहें चढ़ाते हुए डांट लगाए। देखो तुम कितने दुबले पतले दिख रहे हो। तुम्हारी मांसपेशियों पर जरा भी चर्बी नहीं है, और तुम्हारी त्वचा इतनी पतली और नसों से भरी है। क्या तुमने पिछले कुछ सालों में ठीक से खाना नहीं खाया? उसने चिंता से भरी आवाज में पूछा, मानो उसकी शारीरिक बनावट ही उसके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर रही हो। हंसी उसकी अतार्किक मातृत्व संबंधी चिंताओं का सामना करते हुए लियो चुपचाप मन ही मन मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसने उसकी चिंताओं का जवाब देकर उन्हें महत्व देना उचित नहीं समझा। लियो, एक अचानक आए पुरुष की आवाज ने उस भावुक मिलन को भंग कर दिया, जिससे माँ और बेटे दोनों चौंक गए जब जेकब घर से बाहर निकला। उसने एलेना के रोने की आवाज सुनी थी और ये देखने आया था कि क्या हुआ है, लेकिन लियो को वहां खड़ा देखकर वो स्तब्ध रह गया। जेकब, लियो ने सहज रूप से उन्हें पिता कहकर पुकारना शुरू किया, लेकिन आखिरी क्षण में खुद को रोककर उस शब्द को जेकब से बदल दिया। जेकब, देखो, हमारा बेटा घर आ गया है, एलेना ने खुशी से कहा, अपने गाल से एक ताजा आंसू पोंछते हुए। वो अपने पति की ओर एक चमकदार मुस्कान के साथ मुड़ी। अच्छा, जेकब ने धीमी आवाज में कहा, उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट जैसी थी। उसने जल्दी से अपनी नाक पोंछी और दूसरी तरफ देखने लगा। ये स्पष्ट था कि वह अपनी आंखों के पीछे उमड़ रही भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हालांकि उसका हर हिस्सा अपनी पत्नी और बच्चे को गले लगाने के लिए तड़प रहा था, उसने खुद को संयमित रखा, ये जानते हुए कि लियो की उसके प्रति भावनाएं जटिल थीं, जो वर्षों के अलगाव से तनावपूर्ण थीं। शारीरिक संयम के बावजूद जेकब की आभा ने उसके मन की हर भावना को प्रकट कर दिया। उसके चारों ओर अनायास ही एक हल्का गुलाबी रंग मंडरा रहा था, जो लियो को यह बताने के लिए काफी था कि वो व्यक्ति वास्तव में अंदर से कैसा महसूस कर रहा है। जेकब ने सेना में सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अपने परिवार को छोड़ दिया था, और लियो ने उस फैसले के लिए उसे कभी पूरी तरह से माफ नहीं किया था। फिर भी बीते वर्षों में जेकब ने सचमुच कोशिश की, अपना पक्ष सुधारने की, धीरे धीरे लियो द्वारा उनके बीच खड़ी की गई दीवार को तोड़ने की, और अब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से झलकती ईमानदारी और प्रेम को देखकर लियो ने आखिरकार चैन की सांस ली और पुराने मनमुटाव को भुलाने का फैसला किया। आपकी आंख को क्या हुआ, पिताजी? लियो ने पूछा। उसकी आवाज अब स्थिर और गहरी थी। उसका संयम लौट आया था, क्योंकि उसने जेकब को उस उपाधि से संबोधित किया था जो लगभग 2 दशकों से उसके होठों से नहीं निकली थी। जेकब की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, उसकी आंख के बारे में पूछे गए सवाल के कारण नहीं, बल्कि पिता शब्द के कारण। यह वो उपाधि थी जिससे उसे लियो के 3 साल का होने के बाद से नहीं पुकारा गया था। मैं था, जेकब ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसके शब्द लड़खड़ा गए, उसकी आवाज कांप गई और उसकी आंख के कोने में एक छोटा सा आंसू आ गया। 57 वर्ष की आयु में उनमें अब वह भावनात्मक नियंत्रण नहीं रह गया था जो उनके युवावस्था में हुआ करता था, और यद्यपि वे अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर भी पिता कहलाने की अनुभूति ने उनके धैर्य को पूरी तरह से भंग कर दिया। वो एक शब्द ही काफी था। यह इस बात की पुष्टि थी कि इतने वर्षों के बाद लियो ने आखिरकार उसे माफ करने का फैसला कर लिया था,
कि उसका बेटा एक बार फिर उसे परिवार का हिस्सा मानने लगा था। यह एक ऐसा सपना था जिसके सच होने से याकूब को कभी डर लगता था, लेकिन चमत्कारिक रूप से यह आज सच हो गया। अरे चलो भी, क्या उसे गले लगाने के लिए तुम्हें किसी खास निमंत्रण की जरूरत है? इधर आओ, एलेना ने शरारती अंदाज में डांटते हुए कहा। उसकी आवाज में आंसू और दृढ़ता दोनों एक साथ झलक रही थी। जैसे ही उसने जेकब की कलाई पकड़ी और उसे पोर्च की सीढ़ियों से नीचे खींच लिया। नम आंखों और कांपते हाथों के साथ जेकब ने आज्ञा का पालन किया और एलेना द्वारा शुरू किए गए आलिंगन में कदम रखा, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर लियो को अपनी बाहों में भर लिया। लियो ने अपना हाथ केवल एलेना के कंधे पर रखा। उसने जेकब के स्नेहपूर्ण भाव का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसे दूर भी नहीं धकेला। फिलहाल लियो ने उस आदमी को परिवार में वापस स्वीकार कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके बीच स्नेहपूर्ण संबंध फिर से कायम हो गए थे। उसमें और अधिक समय लगेगा। मेरी आंख ठीक हो जाएगी, जेकब ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा और लियो द्वारा पहले पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने इसे युद्ध में खो दिया, लेकिन वे जल्द ही इसका विकल्प ढूंढ लेंगे। उन्होंने मुझे लगभग 30 दिनों में एक नई आंख देने का वादा किया है, और अगर जीवित ऊतक से बनी आंख नहीं मिली तो वे मुझे साइबरनेटिक आंख दे देंगे। किसी भी तरह मैं ठीक हो जाऊंगा। बहुत अच्छा, लियो ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाते हुए कहा। उसका लहजा संक्षिप्त लेकिन विनम्र था, और इतना कहते ही वह मुड़ा और बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगा, घर में प्रवेश करने और ल्यूक से मिलने के इरादे से। हालांकि घर में प्रवेश करते ही वो लगभग वहीं रुक गया, क्योंकि घर के अंदर 2 कदम भी नहीं बढ़ा था कि लियो को फर्श पर एक छोटी सी आकृति लेटी हुई दिखाई दी। ये तुच्छ प्राणी प्रभु पिता को प्रणाम करता है। जमीन से एक जानी पहचानी आवाज आई। इसने 2 साल का कठिन अलगाव सहा है और प्रभु पिता की अपेक्षाओं को निराश न करने के लिए दिव्य स्तर तक बलवान हो गया है। हालांकि प्रभु पिता की अनुपस्थिति के ये 2 साल इसके जीवन के सबसे कठिन वर्ष रहे हैं। लियो मुस्कुराया, क्योंकि वो लगभग भूल ही गया था कि छोटा मेढक आमतौर पर उसे कितने औपचारिक ढंग से संबोधित करता था। डंपी ने आगे कहा, भगवान पिता की बुद्धि के बिना जीना बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है, क्योंकि नीच कुत्ते मुझसे मेरा जहर निकालने की कोशिश करते रहते थे। कहने की जरूरत नहीं, वे कभी सफल नहीं हुए, क्योंकि मैं केवल भगवान पिता के आदेश पर ही जहर उगलता हूँ। हालांकि मेरे इनकार ने मुझे बहुत मुसीबत में डाल दिया। मुझे एक लड़ाकू मेढक में बदल दिया गया और अजनबियों के मनोरंजन के लिए अखाड़ों में जबरन लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वो रुका, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर लियो के चेहरे की ओर देखा। उसकी आवाज में गर्व झलक रहा था। और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2 साल, 304 लड़ाइयों और अनगिनत मृत विरोधियों के बाद भी डंपी नाम का ये तुच्छ प्राणी अभी भी अपराजित है। हे प्रभु पिता, यदि आप मानते हैं कि मैं आपके पास लौटने के योग्य हूँ, और यदि आपको लगता है कि मैंने आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम का अपमान नहीं किया है, तो कृपया मुझे वापस अपने कंधे पर बैठने की अनुमति दें जहां मैं वास्तव में हूं। मैं इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, डंपी ने श्रद्धापूर्ण और आशापूर्ण प्रत्याशा से भरे स्वर में कहा। लियो मुस्कुराया, उसके सीने में एक हल्की सी गर्माहट सी महसूस हुई और उसने सिर हिलाकर अभिवादन किया। तुमने अच्छा किया, तुमने मुझे निराश नहीं किया। मेरे प्यारे पालतू, तुम मेरे कंधे पर अपनी निर्धारित जगह पर वापस जा सकते हो, लियो ने शांत भाव से कहा, और डंपी खुशी से झूम उठा। रिबिट एक गर्व भरी हल्की सी आवाज के साथ डंपी जमीन से उछला और लियो के कंधे पर आसानी से उतर गया, अपने स्वामी के बगल में अपना उचित स्थान पुनः प्राप्त करते हुए। उसका गर्व उसके छोटे से शरीर से लगभग चमक रहा था।